उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और सब लोगों की होली भी बहुत अच्छे से गई होगी। तो 4 दिन की आपके लोगों की छुट्टी होगी इस बैच में। और 4 दिन की छुट्टी तो वैसे नेचुरल सी बात है, होली है, होली पर 2-3 दिन 4 दिन की छुट्टी तो हो गई, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपकी रेगुलर क्लासेस चलेंगी, जो भी आपका शेड्यूल था उसी वही आपकी रेगुलर पूरा 7 के 7 दिन आपकी क्लासेस चलेंगी। जल्दी आइएगा, जो लोग लाइव नहीं आए वो बिल्कुल जल्दी आइए। 4 दिन की आपकी छुट्टी थी, अभी तक आपकी क्लास कितनी हो चुकी है? तो मैंने एक केमिस्ट्री की क्लास ली थी अभी तक, और एक बायो की क्लास ली थी, और 2 क्लास आपकी हो चुकी है फिजिक्स की। ठीक है, तो अब वहीं से स्टार्ट करते हैं क्लास। वापस जल्दी आइए, कुछ लोग लाइव नहीं आए। अच्छा, 1-2 लोग आ भी चुके हैं। क्लास कब स्टार्ट होगी? तो क्लास स्टार्ट हो चुकी है सर, आप थोड़ा जल्दी आइएगा लाइव। जो नहीं आए बच्चे वो जल्दी आइए। जी मैम, क्या बोल रहे हैं मैम? पीडीएफ टाइम पर अपलोड दिया करो। अरे एक आप लोग ना पीडीएफ हर जगह आप मैसेज कर रहे हो, पीडीएफ। मैंने आपको एक बात बताई थी, आपने ध्यान से नहीं सुनी। मैंने क्या बात बताई थी? मैंने कहा था पीडीएफ आपको हमेशा चैप्टर खत्म होने के बाद मिलेगी, है ना? तो इतना मत किया करो, लोड मत लिया करो। तुम लोगों को हमने एक फैसिलिटी दे रखी है क्या, कि इस वीडियो को जाकर आप अनलिमिटेड टाइम वॉच कर सकते हो। मतलब कि इस वीडियो को आप कितनी बार प्ले कर सकते हो। तो खुद से नोट्स बनाओ ना, और बाकी पीडीएफ मिलेगा, चिंता मत कीजिए, सारा मिलेगा पीडीएफ। जैसे मैंने सेल चैप्टर का दे दिया, अभी सेल चैप्टर 3 क्लास तक और चलेगा, बट मैंने पहले ही उसको आपका नोट्स दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, सारा मिल जाएगा। हैप्पी होली, हैप्पी होली, बिल्कुल। अच्छा शालिनी मैम, आपका आज बर्थडे है? अच्छा मैम, मेरा आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे शालिनी मैम। टेस्ट सीरीज मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। अरे थोड़ा सिलेबस तो होने दो, अभी तक सिलेबस हुआ क्या है? 3-4 चैप्टर होने तो फिर साथ में मिक्स करके हम आपको टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। और चिंता मत करो, तुम लोग कुछ बच्चे बोल रहे हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि मैम यूट्यूब पर भी क्लास चल रही है, तो यहाँ पर हम क्लास क्यों लें या क्या? अरे यूट्यूब पर बस वो 1-2 क्लास चली थी, अब यूट्यूब पर कोई क्लास नहीं चलने वाली है। अभी जो क्लास वही देख पाएगा जिसने क्लास परचेज की होगी। हाय मैम, मैं झुंझुनू से हूँ, बहुत बढ़िया। मैं भी चूरू की रहने वाली हूँ, झुंझुनू के पास में ही। ठीक है, चलो मैम, बैच का टाइमिंग मॉर्निंग में करो। सर पुष्पेंद्र जी, अभी तो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है मॉर्निंग में करना। हाँ, मंडे ट्यूसडे तक हम लोग काम कर रहे हैं इस पर, तो बिल्कुल हम करेंगे। देवाशीष जी, आपका बिल्कुल बताऊंगी मैं। हमबग इफेक्ट क्या होता है सब बताऊंगी, सारे इफेक्ट बताऊंगी, चिंता मत कीजिए, थोड़ा रुकिए आप। ठीक है, मेरा नाम लीजिए। तो मोनोराज जी, मैंने आपका नाम ले लिया है। मैम क्या बोल रहे हैं? हाँ, आप क्लासेस बिल्कुल नहीं मिस नहीं हुई, आपकी क्लास बिल्कुल। अच्छा, मिस किया आपने? ओके ओके संजय जी, आपने हमारी क्लास मिस की, थैंक यू सो मच। आपकी क्लास कोई मिस नहीं हुई, आप जाकर वो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स वीडियो आप वापस देख सकते हैं, जितनी बार आपको देखनी है उतनी बार। हाँ बिल्कुल, आंचल मैम कह रही है मैम कोर्स बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा आपका, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा मैम। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। देखो, मैंने लास्ट बायोलॉजी की क्लास में मैंने क्या चैप्टर स्टार्ट किया था? तो मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था सेल जिसको बोला जाता है कोशिका। और मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि चैप्टर से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, है ना? तो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, स्टडी बतानी थी 5। हाँ बिल्कुल, स्टडी लिखवाएंगे हम आज आपको। अच्छा, एक कह रहे हैं मैम मेरी पहली क्लास है, तो पहली क्लास है जिन लोगों की, हाँ जिन लोगों की आज फर्स्ट क्लास है वो लोग क्या करें, थोड़ा सा बैक जाकर जो मेरा बायोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर था वो आज इस क्लास खत्म होने के बाद देख लीजिएगा, थोड़ा सा आप कनेक्ट कर पाएंगे इजीली, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, सिलेबस एकदम कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। होली बहुत अच्छा रहा हमारा, आपका कैसा रहा सर? आप पूछ रहे हैं। अरे सिलेबस की चिंता मत करो, हम लोग बैठे हैं बिल्कुल। जितना बोला है 45 डेज बोला है, तो 50 हो सकता है, 52 हो सकता है, ऐसा नहीं 1.5 महीना चला जाए, 2 महीना 3 महीना हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करें। देखो, मैंने चैप्टर कौन सा स्टार्ट किया था? सबसे पहला बेसिक चैप्टर स्टार्ट किया था सेल। और मैंने बताया था इस सेल चैप्टर से कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने बताया होगा आपको 4 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला मैंने बताया था सेल, डेड सेल की खोज किसने की, लाइव सेल की खोज किसने की, हमारे इस यूनिवर्स में सबसे बड़ी सेल कौन सी है, इस यूनिवर्स में सबसे छोटी सेल कौन सी है, हमारे बॉडी में बड़ी सेल कौन सी है, हमारे बॉडी में छोटी सेल कौन सी है, ये सब हो गया। ठीक है, इतना आपका हो गया। उसके बाद मैंने कहा था दूसरे टाइप के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो मैंने बताया था सेल के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, सेल के इस कोशिकाओं के कुछ भाग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। तो मैंने कहा था इन सब की खोज याद होनी चाहिए। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन करेगा, जैसे अभी सीडीएस के पेपर में पूछा था कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो आपको पता होना चाहिए लाइसोसोम की खोज किसने की, राइबोसोम की खोज किसने की, डीएनए का मॉडल किसने दिया, आरएनए का मॉडल किसने दिया। 2 टाइप के क्वेश्चन ये हो गए। तीसरा यहाँ से क्वेश्चन आता है सेल का सबसे बड़े पार्ट का नाम बताओ, सेल के सबसे छोटे पार्ट का
नाम बताओ। उसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपसे पूछेगा सुसाइडल बैग किसको बोलते हैं, कोशिका का आत्मघाती थैली किसको बोलते हैं, सेल का प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन याद रखने हैं, ठीक है। अब चलो मैं थोड़ा सा 5 मिनट का रिवाइज करवाती हूँ आपको लास्ट क्लास का। लास्ट क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था, थोड़ा सा अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने सबसे पहला पॉइंट बताया था, सेल। सेल को क्या कहा जाता है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका शरीर की मूलभूत इकाई है। क्यों होती है मैम मूलभूत इकाई, तो मैंने बताया था जब अंडा फर्टिलाइज हो जाता है, एग जब फर्टिलाइज हो जाता है, तो एग फर्टिलाइजेशन के बाद सबसे पहले जो चीज बनती है उसको क्या बोलते हैं, सेल। सेल क्या बनाती है, टिश्यूज, उत्तक बनाती है। और टिश्यूज क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स। और ऑर्गन्स क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम क्या बनाता है, पूरा का पूरा ह्यूमन बॉडी बनाता है, ठीक है। हाँ, पीडीएफ हिंदी में मिलेगा, बिल्कुल अजीत जी, मैंने सेल चैप्टर की हिंदी में भी पीडीएफ अपलोड करवाई है, सारी हिंदी में मिलेंगे, इंग्लिश में मिलेंगी, डोंट वरी, ठीक है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट देखिए, उसके बाद मैंने बताया था कि जो सेल होती है और सेल की सबसे आउटर कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, तो हिंदी में इसको कहा जाता है कोशिका भित्ति, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेल वॉल। और मैंने बताया होगा सेल वॉल सिर्फ किस में होती है, तो मैम प्लांट सेल में सिर्फ सेल वॉल होती है। और एनिमल सेल की आउटर कवरिंग होती है वो सेल वॉल नहीं होती है। एनिमल सेल में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। और मैंने यहाँ से आपको 3 टाइप के क्वेश्चंस कंप्लीट करवाए थे। मैंने कहा था ये जो सेल वॉल होती है, जो कोशिका भित्ति होती है, वो सिर्फ कौन सी सेल्स में होती है, तो मैम ये सिर्फ प्लांट सेल में होती है। और प्लांट सेल में किसकी मिलकर बनी हुई होती है, तो याद होना चाहिए था आपको यहां तक अभी तक, सेल्यूलोज। ये सेल्यूलोज की मिलकर बनी होती है। अब सेल्यूलोज क्या होता है, तो मैम आपने बताया था लास्ट क्लास में, सेल्यूलोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। सी फॉर कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को हिंदी में क्या कहा जाता है, शर्करा, शर्करा, ठीक है। और नेक्स्ट मैंने यहाँ से एक पॉइंट और बताया था आपको कि जो सेल्यूलोज होता है वो प्लांट का डेड पार्ट होता है। तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सेल के सबसे मरे हुए, पादप कोशिका के सबसे मरे हुए भाग का नाम बताओ, जो मरा हुआ है, मतलब बिल्कुल डेड फॉर्म में, डेड पार्ट ऑफ प्लांट सेल, तो क्या हो जाएगा, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज है किसके अंदर, तो मैम सेल वॉल के अंदर है, ठीक है। 2 बात होगी। तीसरी बात मैंने क्या बताई थी, ये सेल्यूलोज है वो प्लांट सेल का हार्डेस्ट पार्ट होता है। हार्डेस्ट समझते हैं, सबसे कठोर भाग। अब मैम हार्डेस्ट क्यों है, तो मैंने आपको बताया था क्योंकि किसी भी चीज को सॉफ्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है, पानी। और मैम इसके अंदर पानी 0% होता है। तो इतनी बातें आपको यहाँ याद रखनी थी कि ये सबसे कठोर भाग है पादप कोशिका का, ये मरा हुआ भाग है, किससे मिलकर बना हुआ होता है, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या होती है, तो मैम एक कार्बोहाइड्रेट होती है, और ये किस में होता है, सेल वॉल में। और सेल वॉल किस में होती है, प्लांट सेल में। हम लोगों में ये सब है ही नहीं, तो हम लोगों में एब्सेंट होता है सेल वॉल, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर पे मैंने बताया था सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, कोशिका झिल्ली। मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली। और मैंने बताया था ये दोनों में होती है, प्लांट में भी होती है और ये एनिमल में होती है। बट प्लांट की कौन सी मेम्ब्रेन होगी, मैम इनर मेम्ब्रेन। क्यों होगी मैम इनर मेम्ब्रेन, क्योंकि प्लांट की आउटर क्या होती है, सेल वॉल। बट एनिमल की क्या होगी मैम, आउटर मेम्ब्रेन। क्यों, क्योंकि मैम एनिमल में सेल वॉल तो होता ही नहीं है, सिर्फ क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। और किसकी बताया, क्या बताया था मैंने, किससे मिलकर बनी होती है, फोस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है। ऐसी लिपिड्स जिसके आगे एक फोस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, PO4। आगे पढ़ोगे आप एग्जांपल है इसका, ठीक है। ये सेल वॉल हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया। उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था, ये सेल और सेल के सेंटर में क्या होता है, मैम केंद्रक, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस केंद्रक। और न्यूक्लियस से आपको एक पॉइंट याद रखना था, मैंने क्या बताया था, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल। यह कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है आज तक कि सेल के सबसे बड़े पार्ट का नाम बताओ। क्या करना है आपको, न्यूक्लियस। उसके बाद मैंने बताया था न्यूक्लियस के 2 नाम होते हैं, एक तो इसको बोलते हैं ब्रेन ऑफ सेल, कोशिका का दिमाग। मतलब अगर किसी सेल में न्यूक्लियस नहीं है तो उस सेल के अंदर दिमाग ही नहीं है, वो कोई काम की नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या याद रखना था, इसको मैनेजर ऑफ सेल बोला जाता है। मैनेजर, जैसे मैनेजर का काम क्या होता है, सारी चीजों को मैनेज करना, है ना, सिस्टमेटिक ढंग में मैनेज करना। तो ऐसे ही आपका ये क्या करता है, न्यूक्लियस भी क्या करता है, सेल के अंदर कौन सा चीज कितने % में होना चाहिए, उन सारी चीजों को मैनेज करके रखता है। तो इसको एक तो ब्रेन ऑफ सेल्स और एक मैनेजर ऑफ सेल्स, दोनों पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, दोनों के दोनों आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको बताई थी इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, तो मैम न्यूक्लियस के अंदर होते हैं एसिड्स, और उन एसिड्स का नाम क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड। और हिंदी में क्या होएगा, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल। अब बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियस के अंदर कितने टाइप के एसिड्स होते हैं, तो मैम न्यूक्लियस के अंदर 2 टाइप के एसिड्स होते हैं। पहला कौन सा बताया था, DNA, और दूसरा कौन सा बताया था, RNA। DNA और RNA
किस फॉर्म में होते हैं। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आपसे कि जो डीएनए आरएनए होते हैं वो किसकी फॉर्म में होते हैं, तो आपको बोलना है एसिड्स की, अम्ल की फॉर्म में होते हैं। और ऐसा एसिड जो किसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर, तो इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लिक एसिड। अब आपको क्या स्टार्ट करना है, क्या डीएनए होता है, क्या आरएनए होता है, क्या डीएनए का काम होता है, क्या आरएनए का काम होता है, बड़ा ही ध्यान से सुनना है, ठीक है। डीएनए आरएनए किसकी फॉर्म में होते हैं, एसिड की फॉर्म में। कैसा एसिड, ऐसा एसिड जो किसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। अब मैंने सबसे पहला एक साइड लिख दिया डीएनए और दूसरी साइड लिख दिया मैंने आरएनए। डीएनए आरएनए कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर, केंद्रक के अंदर। डीएनए की फुल फॉर्म आप स्कूल से पढ़ते आ रहे हो, अगर किसी को नहीं भी याद है तो मैं लिख दे रही हूं, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोस, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। हिंदी में सेम नाम होगा, बस यहां पर एसिड की जगह क्या हो जाएगा, अम्ल। तो फुल फॉर्म क्या होगी, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल। अब देखो आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोस न्यूक्लिक एसिड, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। और हिंदी में क्या हो जाएगा, राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। ये फुल फॉर्म होगी। फुल फॉर्म से कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अरे कौन पूछेगा डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, तीसरी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं आप, कोई नहीं पूछता है डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। आप देखो सबसे पहला क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप विजिबल है, आपका कमेंट मैं बिल्कुल सुन पा रही हूँ, ठीक है। वीडियो एकदम सही है भैया, हाँ वीडियो एकदम सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, हाँ ठीक है। कृष्णपाल जी गुड इवनिंग, आप थोड़ा लेट हो गए हैं, कोई बात नहीं। पर आप देखो यहां से सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि डीएनए का मॉडल किसने दिया था। अच्छा आपने स्कूल में ऐसा डायग्राम जरूर बनाया होगा एक बार 7th 8th क्लास में, ऐसा अगर याद हो तो। इसी को बोलते हैं डीएनए। तो ये डीएनए की जो स्ट्रक्चर है इसका मॉडल सबसे पहले किसने दिया था, तो डीएनए का सबसे पहला मॉडल दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने, वॉटसन एंड क्रिक ने। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, अच्छा एग्जाम में क्या है, अभी जो बिहार पीसीएस का क्वेश्चन हुआ था, जो बिहार पीसीएस का जो पेपर आया था उसमें आया था डीएनए का मॉडल किसने दिया, वॉटसन एंड क्रिक ने। तो हमेशा याद रखना है डीएनए का मॉडल वॉटसन एंड क्रिक द्वारा दिया गया, डीएनए मॉडल वाज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक। अब आता है कि आरएनए का मॉडल किसने दिया था, ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। डीएनए तो चलो बचपन से याद करते आ रहे हैं, डीएनए को तो आप याद कर लेंगे। जो आरएनए है इसका मॉडल दिया था फ्रेडरिक मिशर ने, फ्रेडरिक मिशर, फ्रेडरिक मिशर। तो आपको याद रखना है आरएनए का जो मॉडल है वो किसने दिया, तो फ्रेडरिक मिशर ने दिया। और अगर पूछे डीएनए का मॉडल किसने दिया, तो किसने दिया, वॉटसन एंड क्रिक ने। तो मैम हमारे 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए यहाँ से, बिल्कुल हो गए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है डीएनए जो होता है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, डबल हेलिक्स, हिंदी में इसको बोलेंगे द्विकुंडलित संरचना, द्विकुंडलित संरचना। अब द्विकुंडलित संरचना का मतलब क्या है, देखो अभी मैंने आपको यहाँ पर एक छोटा सा रफली डायग्राम बनाया था डीएनए का। डीएनए में एक स्ट्रैंड तो ये हो गया, एक स्ट्रैंड ये हो गया, तो 1 और 2 हेलिक्स है, ये हेलिक्स बोलो या स्ट्रैंड बोलो, इनको एक ही बात है। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो डीएनए कैसी स्ट्रक्चर है, डबल हेलिक्स, 2 हेलिक्स होते हैं डीएनए के अंदर। और जो आरएनए होता है वो कैसा होता है, सिंगल हेलिक्स होता है। सिंगल हेलिक्स का मतलब समझ रहे हैं, एक कुंडलित संरचना। मतलब क्या हो गया कि मैम उसके अंदर एक ही कुंडली होती है, एक ही हेलिक्स होता है। अब आरएनए कैसा होता है, या तो आप आरएनए को ऐसे बना सकते हैं, सिर्फ ऐसे देखो ऐसे, या आरएनए आप ऐसे बना सकते हैं। डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं तो इसको डबल हेलिक्स, द्विकुंडली संरचना। आरएनए में 1 तो इसको सिंगल हेलिक्स, ठीक है। 2 बातें आपको यहां से क्लियर हो गई डीएनए और आरएनए की, और दोनों के दोनों क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है कि डीएनए जो है, अच्छा डीएनए किसका पार्ट है, सेल का पार्ट है ना। तो क्वेश्चन आता है कि जो डीएनए होता है वो सेल के किस किस पार्ट में होता है। बड़ा ही ध्यान से सुनना है, हमेशा एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि डीएनए किस सेल के कौन कौन से पार्ट के पास खुद का डीएनए होता है। ध्यान से सुनो, देखो इसको कैसे याद रखना है। ये आपका सेल, ये तो बताया हमने, सेल, सेल के सेंटर में क्या आती है मैम, ये आपकी 2nd क्लास है, हाँ जी बिल्कुल बायो की 2nd क्लास है मेरी, ठीक है मैम। हिस्टोन प्रोटीन, हाँ हिस्टोन प्रोटीन से क्वेश्चन आया, अभी बताएंगे हम। हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, डीएनए के ऊपर जो प्रोटीन लगे हुए तो उनको हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। सही बोला आपने। देखिए ये सेल, सेल के सेंटर में क्या होता है,
न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए। तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, एक बात तो क्लियर होगी कि जो डीएनए वो कहां पर है? न्यूक्लियस के अंदर है। तो मैम मैंने एक लिख दो यहां पर, न्यूक्लियस, केंद्रक। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि डीएनए सेल के कौन कौन से पार्ट में होते हैं, तो पहला क्या हो गया? न्यूक्लियस। उसके बाद जो अगली लाइन बोलने वाली हूं मैं, उसको बड़ा ही ध्यान से सुनना। आपने स्कूल में एक सेल का पार्ट पढ़ा था जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, पढ़ा था। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। कोशिका का ऊर्जा घर या शक्ति घर है, मतलब उसके पास ऊर्जा है। ऊर्जा किसकी फॉर्म में? एनर्जी की फॉर्म में। एनर्जी किसकी फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में होती है। सारी भूल जाओ आगे की बातें। ये सेल का एक और कंपोनेंट है माइटोकॉन्ड्रिया, और इस माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी खुद का डीएनए होता है। यही बात आपको याद रखनी है कि जो डीएनए होता है वो एक तो न्यूक्लियस में होता है और दूसरा किसके पास होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या आती है? क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियस को छोड़कर सेल के उस कंपोनेंट का नाम बताओ जिसके पास खुद का डीएनए होता है। केंद्रक को छोड़कर सेल के कोशिका के उस भाग का नाम बताओ जिसके पास खुद का डीएनए। तो क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया। कर दोगे आंसर? बिल्कुल कर दोगे। अब आओ आरएनए पे। आरएनए, एक तो मैंने अभी बताया कि जो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर दो टाइप के एसिड्स होते हैं, एक डीएनए एक आरएनए। तो जो आपका आरएनए है वो कहां पर है? एक तो मैम न्यूक्लियस के अंदर हो गया, एक तो मैम न्यूक्लियस के अंदर हो गया, केंद्रक के अंदर। चलो एक तो कॉमन रहेगा। अब देखो दूसरा कहां होता है आरएनए, ध्यान से सुनना। एक तो न्यूक्लियस के अंदर हो गया, केंद्रक के अंदर हो गया। दूसरा ये क्या है? इसको मैंने क्या बनाया? इसको बनाओ मैम न्यूक्लियस। ये क्या है आपका? न्यूक्लियस, केंद्रक। और ये क्या है? ये मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। मैं कॉमन सेल की बात कर रही हूं तो यहां पर सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा, कोशिका झिल्ली हो जाएगा। ठीक है। ये जो न्यूक्लियस और ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इसके बीच में ऐसे एक फ्लूइड रहता है, ऐसे एक प्लाज्म, एक लिक्विड होता है। इसको क्या कहा जाता है? ध्यान से सुनना। ये न्यूक्लियस केंद्रक और ये कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड होता है। इस फ्लूइड का नाम होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म दिख रहा है? विजिबल हो रहा है ना? ठीक है, साइटोप्लाज्म। अब बताओ, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था साइटो का मतलब क्या होता है साइंस में? सेल। और साइंस में जहां पर भी प्लाज्म वर्ड देखें उसका मतलब होता है लिक्विड। और लिक्विड को हिंदी में क्या बोलेंगे? द्रव। सेल को क्या बोलेंगे? कोशिका। कोशिका द्रव। जो आपका सेल, जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन होता है उसके बीच में एक फ्लूइड रहता है, एक लिक्विड रहता है। उस लिक्विड को ना क्या नाम बोलते हैं? तो उस लिक्विड को कहा जाता है साइटोप्लाज्म। साइटो का मतलब क्या? कोशिका। प्लाज्म का मतलब क्या? लिक्विड। ऐसा द्रव, ऐसा लिक्विड जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ठीक है। तो आरएनए कहाँ कहाँ होता है? एक तो इस न्यूक्लियस के अंदर है और दूसरा आरएनए आपका यहाँ होता है। इसको क्या लिखूं मैं? साइटोप्लाज्म। तो मैंने एक लिखा न्यूक्लियस और एक लिखा साइटोप्लाज्म। और हिंदी में क्या हो जाएगा? कोशिका द्रव। कोशिका द्रव। ये दोनों बात अपने दिमाग में बैठा लो कि कभी भी एग्जाम में आए कि डीएनए कहाँ होता है, तो डीएनए इज फाउंड इन द न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। आरएनए की बात करें तो न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म दोनों में होता है। आरएनए केंद्रक और कोशिका द्रव दोनों में होता है। अब मैम कोशिका द्रव कहाँ होता है? तो जो न्यूक्लियस, केंद्रक और जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके बीच में जो फ्लूइड होता है उसको क्या बोलते हैं हम? साइटोप्लाज्म। क्लियर है इतना? बिल्कुल क्लियर है। हाँ बिल्कुल क्या मैम मैं दिख रहा हूँ? दिखोगे नहीं, आपका कमेंट दिखेगा मुझे। ठीक है। मैसेंजर आरएनए, हाँ सब बताएंगे भी। रुकिए रुकिए रुकिए, सारे आरएनए बताएंगे, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? सारे के सारे आरएनए के टाइप बताएंगे। ठीक है। तो ये दोनों बात आपको याद रखनी है कि एक तो डीएनए कहाँ हो गया मैम? एक तो डीएनए न्यूक्लियस में, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में। उसके बाद अगला पॉइंट क्या याद रखना है? जो आरएनए वो कहाँ कहाँ होता है? तो मैम आरएनए एक न्यूक्लियस में, एक साइटोप्लाज्म में। ये तो हो गए बेसिक डिफरेंस। अब देखो एक मेन जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? ध्यान से सुनना है, यहां से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये जो अगला जो मैं डिफरेंस बता रही हूं आपको डीएनए आरएनए में, ये मेन डिफरेंस है इन दोनों का। ठीक है। वॉइस मैम मेरा पहला क्लास है, वॉइस नहीं मिल रही है। प्लीज सिंतु जी आप क्या करें, अपना अनम्यूट करें। ऊपर जो आपका जो एक जगह ऑप्शन आ रहा होगा वीडियो के राइट साइड में, अनम्यूट, आपने म्यूट कर रखा होगा इसलिए आपको आवाज नहीं सुन रही होगी। ठीक है।
मैम हमारी गुड इवनिंग एक्सेप्ट नहीं किया। अरे अजय पाल जी बिल्कुल कर ली हमने आपकी गुड इवनिंग, बिल्कुल कर ली, बिल्कुल कर ली, ठीक है। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा, अरे अभी बताएंगे, रुकिए, प्लाज्मा सब बताएंगे, रुक तो जाओ। हाँ, प्लास्टिड में भी डीएनए पाया, हाँ वो प्लांट सेल की बात है आंचल जी, वो प्लांट सेल की बात है, मैं यहाँ कॉमन सेल लेके चल रही हूँ, ठीक है। चलो आगे चलो, देखो डीएनए और आरएनए का मेन डिफरेंस क्या होता है। देखो आपने स्कूल में ऐसे डीएनए का डायग्राम बनाया होगा और एक और ऐसे हेलिक्स बनाया होगा, क्योंकि डीएनए कैसा होता है, डबल हेलिक्स। ये मैंने आरएनए बना दिया, ये आरएनए होता है। अब आपने स्कूल में देखा होगा यहाँ पर इस डायग्राम में बहुत छोटा छोटा लिखा होता है। ये रेड वाला विजिबल हो रहा है, मैं कुछ लिख रही हूँ तो रेड वाला मार्कर दिख रहा है, चलो छोड़ो, रेड यूज ही नहीं करते। देखो आपने बहुत ध्यान से देखा होगा यहाँ पर ए डबल बॉन्ड टी सी ट्रिपल बॉन्ड जी, फिर वापस ए डबल बॉन्ड टी सी ट्रिपल बॉन्ड जी, ए डबल बॉन्ड टी सी ट्रिपल बॉन्ड जी, ऐसे आपने लिखा हुआ देखा होगा, बहुत बार देखा होगा। नहीं देखा होगा तो आज ही कोई बुक उठाना, उसमें ये सेम आपको डीएनए का ऐसा डायग्राम बना हुआ दिखेगा, ठीक है। अब देखो ये क्या होते हैं, ए टी सी जी, ए टी सी जी ये क्या होते हैं। आरएनए की बात भूल जाओ, पहले डीएनए में बात करते हैं। ये क्या होते हैं एटीसीजी, जल्दी बताइए मुझे क्या होते हैं ये एटीसीजी, जल्दी बताइए। सुरेंद्र जी की आज पहली क्लास है लाइव। ये एटीसीजी क्या हो रहे हैं, अशोक कुमार शेखावर जी आप क्या, बिल्कुल आपका कमेंट दिख रहा है, जल्दी बोलिए एटीसीजी ये क्या होते हैं। मैं फुल फॉर्म नहीं पूछ रही, मुझे फुल फॉर्म नहीं बतानी है, ये होते क्या है एटीसीजी, बताएंगे कोई। एडनिन, थायमिन, नो आइडिया, बेस, चलो मैं बताती हूँ क्या होते हैं। देखो पहले ये सुनने से पहले सुनो, देखो ये मैंने डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, एक होता है डबल बंद, द्विबंध, एक होता है ट्रिपल बॉन्ड, तीन बंद, दो बंद। पहला क्वेश्चन आता है कि डीएनए की स्ट्रक्चर में किस टाइप का बॉन्ड होता है। आपने स्कूल में पढ़ा था केमिस्ट्री में कि बहुत सारे टाइप के बॉन्ड होते हैं, बहुत सारे टाइप के बंद होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसके बाद आपने पढ़ा होगा वांडर वॉल बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, है ना, पढ़े थे ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है कि डीएनए की स्ट्रक्चर में कौन सा बॉन्ड होता है, डीएनए की संरचना में कौन सा बंध पाया जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ये जो मैंने बनाया ना डबल और ट्रिपल, डबल बॉन्ड भी कौन सा है और ये ट्रिपल बॉन्ड भी कौन सा है। डीएनए की स्ट्रक्चर में ये जो डबल वाला और ये ट्रिपल वाला जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट है, सहसंयोजक बंध है, या उप सहसंयोजक बंध है, या आयनिक बंध है, कौन सा है। किसी ने बोला आयोनिक बॉन्ड, बिल्कुल गलत है, ये होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये डबल वाला भी हाइड्रोजन है और ये ट्रिपल वाला भी हाइड्रोजन है। तो पहला क्वेश्चन आज आपका यहाँ से क्या क्लियर हो गया कि कभी भी एग्जाम में पूछे कि डीएनए की स्ट्रक्चर में कौन सा बॉन्ड होता है, आपको क्या आंसर करना है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये डबल हाइड्रोजन, ये वाला ट्रिपल हाइड्रोजन, क्लियर है। आप देखो ये ए सी टी जी ये क्या होते हैं और ये बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं नाइट्रोजीनियस बेस। मैंने यहां लिखा है नाइट्रोजीनियस बेस, नाइट्रोजीनियस बेस, हिंदी में इनको कहा जाता है नाइट्रोजन युक्त क्षार, नाइट्रोजन युक्त क्षार। बेस का मतलब होता है क्षार, नाइट्रोजन युक्त क्षार। तो जो डीएनए होता है उसकी स्ट्रक्चर में 4 नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं, 4 नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं, ठीक है। अब देखो कौन कौन से, यहां पर ए जो होता है उसकी फुल फॉर्म होती है एडनिन या एडिनोसिन, दोनों ही बात सही है, एडिनोसिन। A4 होता है एडिनोसिन, एडिनोसिन, A4 एडिनोसिन लिख दिया मैंने यहां पर। जो T होता है उसकी फुल फॉर्म होती है थाइमीन, थाइमीन। C4 साइटोसिन, अच्छा एक कंफ्यूज मत होना, एक होता है साइटोकाइनिन, वो प्लांट हार्मोन होता है, ये साइटोसिन है, ये है साइटोसिन। और ये जो G होता है इसको कहा जाता है ग्वानीन, ग्वानीन, ग्वानीन। तो मैम जो डीएनए होती है उसकी स्ट्रक्चर में 4 नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं, 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार पाए जाते हैं। कौन कौन से, ए बोले तो एडिनोसिन, T4 थाइमिन, C4 साइटोसिन, G4 ग्वानिन। ये चारों नाम याद होने चाहिए। ये होते क्या है, नाइट्रोजीनियस बेस। मैम नाइट्रोजीनियस बेस क्या होते हैं, तो नाइट्रोजन बेस मैम बिटवीन साइटोसिन एंड ग्वानिन ऑल्सो। हाँ
प्रमोद जी जो आपने पूछा है ये डबल वाला भी हाइड्रोजन है और ट्रिपल वाला भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। हाँ तो देखिए A फॉर एडेनोसिन, T फॉर थाइमिन, C फॉर साइटोसिन, G फॉर गुआनिन। अब एक बात बताओ, मैंने डीएनए में A को किसके साथ जोड़ा है? T के साथ। और कितने हाइड्रोजन बॉन्ड? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आपको हमेशा याद रखना है कि डीएनए की स्ट्रक्चर में जो A एडिनोसिन टाइप का नाइट्रोजिनियस बेस होता है, एडिनोसिन टाइप वाला जो क्षार होता है वो हमेशा किसके साथ बाइंड होता है? T के साथ। A बोले तो एडेनोसिन, T बोले तो थाइमीन। अब एक बात बताओ, मैंने यहां पर C साइटोसिन को कितने हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। किसके साथ जोड़ा है? G के साथ। तो C हमेशा किसके साथ जुड़ता है? G के साथ। कुछ नहीं, सीधा याद कर लो, एक डबल हाइड्रोजन होता है, एक ट्रिपल हाइड्रोजन होता है। ए हमेशा टी के साथ जुड़ेगा, कितने हाइड्रोजन? डबल। सी हमेशा 3 हाइड्रोजन के साथ किसके साथ जुड़ेगा? जी के साथ जुड़ेगा। ये किसकी बात हो रही है? डीएनए की। अब आओ आरएनए में क्या होता है। आरएनए में एक डिफरेंस होता है, ये आपका आरएनए अभी मैंने बताया सिंगल हेलिक्स होता है, क्लियर है, सिंगल हेलिक्स होता है। साइटोकाइनिन नहीं, साइटोकाइनिन इज ए प्लांट हार्मोन। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप मैम। अभी कौन सा चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं? निशांत भारद्वाज जी शायद आप लेट हो गए, मैंने सेल चैप्टर स्टार्ट किया है, ठीक है। हाँ अभय यादव जी बिल्कुल आपकी लाइव क्लास है। देखो आरएनए एक तो मैम सिंगल हेलिक्स होता है, तो मैंने बना दिया सिंगल। अब देखो आरएनए में क्या होता है, आरएनए में ए जो होता है वो डबल बॉन्ड के साथ यू के साथ बाइंड होता है, और सी जो है वो एज इट इज ट्रिपल हाइड्रोजन के साथ जी से बाउंड होता है। वापिस यहां पर ए डबल बॉन्ड यू, सी ट्रिपल बॉन्ड जी। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर डिफरेंस किसका आया है? तो मैम यहां पर यू आ गया, किसकी जगह आ गया? टी की जगह। तो U4 क्या होता है यहां पर? यूरेसिल, यूरेसिल। ये बात याद रखना है, यूरेसिल इज फाउंड ऑन द प्लेस ऑफ थाइमीन। बट किस में? तो आरएनए की स्ट्रक्चर में। तो आरएनए की स्ट्रक्चर में U4 यूरेसिल आ जाता है, यूरेसिल। किसकी जगह? थाइमीन, टी की जगह। अब एक बात बताओ, मैं अगर आरएनए बना रही होंगी तो ए डबल बॉन्ड किसके साथ जोड़ूंगी? यू के साथ। और सी ट्रिपल बॉन्ड किसके साथ? जी के साथ। अब मुझे बताओ चेंज कहां पर आया है? ऊपर वाली लाइन में। क्या चेंज आया? डीएनए में यहाँ क्या था? टी, और यहां पर क्या है? यू। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डीएनए की स्ट्रक्चर में एडिनोसिन है, वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ किससे बाइंड होता है? तो आपको क्या लिखना है? थाइमीन। और अगर आरएनए की बात करूं तो ए है वो किसके साथ बाइंड होगा? यू के साथ। अब कुछ भी याद ना हो, रट्टा लगा लो, ATCG, और इधर क्या हो जाएगा? AUCG। बस क्लियर, ATCG AUCG। ये सब होते क्या है? नाइट्रोजीनियस बेस। अब मैम नाइट्रोजीनियस बेस क्या होते हैं? ऐसे क्षार जिसके आगे नाइट्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। हाँ किसी ने मुझे पूछा है कि मैम नाइट्रोजीनियस बेस क्या होते हैं? ऐसे ऐसे कंपोनेंट जो बेसिक नेचर में हो, जिनका पीएच 7 to 14 के बीच में हो, जो क्या हो? बेसिक नेचर में हो, और प्लस उसके आगे नाइट्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो इनको नाम दे देते हैं हम एडेनोसिन, थाइमीन, साइटोसिन, ठीक है। हाँ नहीं राहुल कुमार आप गलत बोल रहे हैं, सी की जगह नहीं है। सही है, ये सी वाला तो ये तो सेम रहेगा, तो कॉमन रहेगा, ये ए भी कॉमन रहेगा, सिर्फ टी की जगह उधर क्या आ जाएगा? यू आ जाएगा। वो तो बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि आरएनए की स्ट्रक्चर में थाइमीन की जगह क्या आ जाता है? यूरेसिल। या इसका ऑपोजिट पूछेगा कि यूरेसिल किस नाइट्रोजीनियस बेस के साथ आरएनए की स्ट्रक्चर में जुड़ता है? तो एडेनोसिन के साथ जुड़ता है। हो गया क्लियर? बिल्कुल क्लियर हो गया। मुझे लगता है यहां तक किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं है। पहला डिफरेंस क्या बताया था मैंने? डीएनए क्या होता है? डबल हेलिक्स। आरएनए क्या होता है? सिंगल हेलिक्स। दूसरा मैंने क्या बताया था? डीएनए कहां कहां होता है? तो मैम आपने बताया डीएनए एक तो न्यूक्लियस में होता है, और दूसरा किसके पास होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है। उसके बाद मैंने क्या बताया कि जो डीएनए होता है उसका मॉडल किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने। और आरएनए का मॉडल किसने दिया था? तो फ्रेडरिक मिशर ने दिया। डीएनए की स्ट्रक्चर में कितने नाइट्रोजनस बेस? 4। कौन कौन से? ATCG। ए किसके साथ? डबल हाइड्रोजन के साथ। किसके? टी। सी ट्रिपल हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ? जी के साथ। और आरएनए में क्या हो जाएगा? AUCG। इतना हो गया, ठीक है, इतना हो गया। हाँ यूरेसिल भी नाइट्रोजीनियस एसिड ही है, एसिड नहीं है, बेस। ये जो
एसिड क्या है, डीएनए और आरएनए एसिड की फॉर्म में होता है। लक्ष्मण मीना जी आप कंफ्यूज मत होना, जो डीएनए आरएनए होते हैं वो एसिड्स की फॉर्म में होते हैं, बट डीएनए आरएनए के ऊपर नाइट्रोजनियस बेसेस एडेड होते हैं। ठीक है मैम, जीन किस में होता है प्यास दी, अभी सब कुछ समझ में आएगा, थोड़ा रुकिए, सब बताएंगे सब बताएंगे। ठीक है अब देखो नेक्स्ट देखो, अब कोई आपसे पूछे कि डीएनए का काम क्या होता है, मुझे बताओ डीएनए का काम क्या होता है, जल्दी बताओ डीएनए का काम क्या होता है। अनम्यूट कीजिए, कोई पूछ रहे हैं, अनम्यूट कीजिए प्लीज, जल्दी बताइए डीएनए का काम बताइए मुझे, डीएनए का काम क्या होता है। सबके कमेंट दिख रहे हैं मुझे बहुत। अरे संटू जी को अभी तक वॉइस नहीं मिला है। जल्दी बताइए डीएनए का काम क्या होता है। कोई नहीं बता रहा, चलो मैं बताती हूँ क्या काम होता है। डीएनए को बोलते हैं हम जेनेटिक मटेरियल, हिंदी में कहा जाता है आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ। ध्यान से सुनना, डीएनए इज ऑल्सो नोन एज जेनेटिक मटेरियल, डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। मैम यहाँ पर जेनेटिक का मतलब क्या है, जेनेटिक का मतलब होता है आगे से आगे जनरेशन में पास होने वाला, एक पीढ़ी से लेकर दूसरी पीढ़ी में जाने वाला। जैसे आपके नाना में था, नाना से मम्मी में आया, मम्मी से आप में आया, आपसे आपके बच्चों में जाएगा, आपके बच्चों के आपके बच्चों में जाएगा। डीएनए को कहा जाता है जेनेटिक मटेरियल। मैम नहीं समझ आ रहा, क्यों कहते हैं इसको ये बताओ, तो ध्यान से सुनो। देखो ये सेल, मैं कॉमन सेल की बात कर रही हूँ, ये सेल, ठीक है, इस सेल के सेंटर में क्या होता है, तो मैम अभी आपने बताया क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस को हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्रक। और केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने, याद रखा करो। डीएनए आपका सेल के सेंटर में क्या, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए। ध्यान से सुनो, सेल के सेंटर में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, और इस डीएनए के ऊपर लगे हुए होते हैं क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स गुणसूत्र। और क्रोमोसोम्स का काम क्या होता है, क्रोमोसोम्स का काम होता है लड़का होगा या लड़की होगी डिसाइड करना। सेल के सेंटर में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, डीएनए के ऊपर क्रोमोसोम्स गुणसूत्र। कैसे, अभी बताएंगे हम थोड़ी देर में। तो इसके डीएनए के ऊपर होते हैं क्रोमोसोम्स गुणसूत्र, और गुणसूत्र का काम होता है कि जो अंडा फर्टिलाइज हुआ है, जिस अंडे का निषेचन हो चुका है, जो फर्टिलाइज हो चुका है, जो जर्मिनेट हो चुका है, तो वो अंडे से लड़का होगा या लड़की होगा, जेंडर डिसाइड करना। ठीक है, उसके बाद इस क्रोमोसोम्स के ऊपर लगे हुए होते हैं जीन, और जीन का काम होता है जो लड़का लड़की हुई है उसमें जेनेटिक कैरेक्टर किसके जाने हैं, उसमें आनुवांशिक लक्षण किसके जाने हैं। जेनेटिक कैरेक्टर बोले तो उस बच्चे में जो लड़का लड़की हुई है, उस लड़के में, इस लड़की की आवाज किस पे जाएगी, मम्मी पे, पापा पे। उस लड़के की आंखों का कलर, जो आंखों में हमारा जो कलर होता है, वो आंख का कलर किस पे जाएगा। उस लड़के के बालों का कलर किस पे जाएगा, स्किन का कलर किस पे जाएगा, मम्मी पे, पापा पे। तो बोलते हैं ना मेरे मम्मी वाले जीन है, मेरे पापा वाले जीन, आपने सुना होगा। अब जीन किसके ऊपर होते हैं, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स किसके ऊपर होते हैं, डीएनए। डीएनए कहाँ होता है, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस किसके अंदर होता है, सेल। तो होता क्या है बेसिकली, ये पूरा का पूरा डीएनए क्या हो जाता है, अगली जनरेशन में पास हो जाता है। तो डीएनए क्या करता है, डीएनए के ऊपर अल्टीमेटली जो जीन होते हैं वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं। कहाँ, एक पीढ़ी से लेकर दूसरी पीढ़ी में। आप जेनेटिक कैरेक्टर बोले तो कि उस बच्चे की हाइट किस पे है, उसका आंखों का कलर किस पे है, उसके बालों का कलर किस पे है, उसका स्किन का कलर किस पे है, मम्मी पे जाएगा, पापा पे जाएगा। जैसे मम्मी में किसके आए थे, नाना के आए थे, नानी के आए थे, ऐसे। तो मैम पूरा का पूरा डीएनए आगे ट्रांसफर हो रहा है, तो डीएनए को हमने क्या बोल दिया, जेनेटिक मटेरियल। क्लियर है, बता दोगे, नहीं बता सकते तो एक बार याद रख लो। सेल के सेंटर में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, डीएनए के ऊपर क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन। और क्रोमोसोम्स का काम क्या होता है, लड़का होगा या लड़की होगा डिसाइड करना। और जो क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन होते हैं वो क्या करते हैं, जेनेटिक कैरेक्टर ट्रांसफर करते हैं। तो मैम पूरा का पूरा डीएनए ट्रांसफर हो गया, तो हमने डीएनए को क्या बोल दिया, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, आई एम न्यू स्टूडेंट। दीपक यादव जी आप न्यू स्टूडेंट हैं, तो आप पहले जो हमारा एक क्लास हुआ है बायो का, प्लीज वो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलो अब देखो आरएनए का काम क्या होता है। आरएनए का काम क्या होता है,
अब देखो आरएनए का काम क्या होता है, आरएनए। डीएनए का काम तो मुझे पता है, बहुत सारे बच्चे बताई देते हैं, आरएनए का काम क्या होता है। देखो आर की फुल फॉर्म मैंने क्या बताई, राइबोज, राइबोज आरएनए, है ना, राइबोज न्यूक्लिक एसिड बताया मैंने। अब ध्यान से सुनना, साइंस में कभी भी आप राइबोज या राइबोसोम, राइबोसोम या राइबो वर्ड देखें, इन तीनों वर्ड का मतलब होता है प्रोटीन से, प्रोटीन से। कभी भी आपसे एग्जाम में कुछ आरएनए, राइबोज, राइबोसोम, राइबो वर्ड दिखा, आप हमेशा कौन सा ऑप्शन टिक कर देंगे, प्रोटीन वाला। देखो कैसे। हाँ अक्षय कुमार जी आपका नाम शो हो रहा है यहाँ पर, बिल्कुल। देखो आरएनए का काम क्या होता है, आरएनए का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना, प्रोटीन बनाना और इन प्रोटीन का सिंथेसिस करना। आरएनए इज हेल्पफुल इन मेकिंग ऑफ प्रोटीन एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। आरएनए का कार्य प्रोटीन का निर्माण और उसका संश्लेषण करना है। ये कैसी बात हुई मैम, प्रोटीन का कैसे निर्माण करेगा, कैसे संश्लेषण करेगा। एक बात याद रखना, हम लोग खाना खाते हैं, खाने में हम कितने टाइप के मॉलिक्यूल्स खाते हैं, 3। पहला कौन सा, कार्बोहाइड्रेट, दूसरा कौन सा, प्रोटीन, और तीसरा कौन सा, लिपिड्स, वसा। ये बता चुकी हूं मैं, है ना। प्रोटीन, ध्यान से सुनना, ये बात हमेशा आपको लाइफ टाइम याद रखनी है ये बात, ठीक है। देखो एक इंसान के शरीर में टोटल 22 प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। एक ह्यूमन बीइंग को सरवाइव करने के लिए टोटल बेसिक जो प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है वो 22 प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। अब होता क्या है, विटामिन खाते हैं बट विटामिन से एनर्जी नहीं मिलती है। अभिषेक जी कंफ्यूज मत हुआ करो, विटामिन एनर्जी नहीं देता है और विटामिन अलग से नहीं खाते हैं, इन तीनों की फॉर्म में आप विटामिन खा लेते हैं। तो एक इंसान के शरीर में, ये छोड़ दो, ये कार्बोहाइड्रेट लिपिड सब छोड़ दो, सिर्फ प्रोटीन की बात याद रखो। प्रोटीन से एनर्जी मिलती है ना प्रोटीन, जैसे आपने सोयाबीन खाया, आपने नॉनवेज खाया, आपने दाल खाया, सबसे क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। देखो एक इंसान के शरीर में टोटल 22 प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। अब होता क्या है, बेसिकली इन 22 में से जो 12 प्रोटीन होते हैं वो आपका बॉडी अपने आप सिंथेसिस कर लेता है। ये जो 12 प्रोटीन है वो अपने आप बन जाते हैं। आपने सुना होगा हमारे बालों में केराटिन प्रोटीन होता है, कभी आपने केराटिन प्रोटीन बाहर से खाया है, नहीं खाया। आपने सुना होगा हमारी स्किन में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है कोलेजिन प्रोटीन, कभी खाया आपने कोलेजिन प्रोटीन, नहीं खाया। आपने सुना होगा एक थ्रोम्बिन प्रोटीन होता है, कोई बात नहीं, नहीं सुना, आप इतना याद रखो कि हमारे बॉडी में टोटल एक इंसान को 22 प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। उस 22 में से 12 कौन बनाता है, अपना बॉडी इंटरनली, अपना जो सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम से वो सारे मिलकर अपने प्रोटीन बना लेते हैं। 12 बॉडी अपने आप सिंथेसिस कर लेता है। और जो 10 होते हैं वो आप कहाँ से खाते हैं, तो डाइट के थ्रू खाते हैं, खाना खाने के थ्रू खाते हैं। जैसे गाजर खाया, कैरोटीन प्रोटीन, जैसे अंडा खाया, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, जैसे दूध पिया, दूध से केसिन प्रोटीन मिल गया। तो मैम टोटल हमें हमारे बॉडी में कितने प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है, 22। 22 में से कितने बॉडी अपने आप बनाता है, 12, और बाकी के 10 कहाँ से लेते हैं, डाइट के थ्रू। अब ध्यान से सुनना अगला सेंटेंस, ये जो 12 है हमारे बॉडी में वो कौन बनाता है, आरएनए, ठीक है। क्यों, क्योंकि आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, राइबोज या राइबोसोम या राइबो, और इन तीनों टर्म का मतलब क्या होता है, प्रोटीन बनाना। क्लियर है यहां तक। तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि आरएनए का काम क्या होता है, तो आपको याद रखना है आरएनए का कार्य हमारे शरीर में प्रोटीन बनाना और उसका संश्लेषण, संश्लेषण का मतलब समझते हैं, उसको एक्टिवेट करना, उसको सिंथेसिस करना, तो ये आरएनए का काम होते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे करण जी, यूट्यूब पर कोई क्लास नहीं चलेंगी, आप यूट्यूब पर सिर्फ वो 2 डेमो क्लास थी, वो बिल्कुल आप कोई भी क्लास नहीं चलेंगी। बादल कुमार जी कह रहे हैं मैम आप बहुत अच्छी टीचर हो, बादल कुमार जी थैंक यू सो मच, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। त्रिलोक चंद जी कह रहे हैं मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा मैं पढ़ाती हूँ तो उतना ही अच्छा आपको पढ़ना भी है, ठीक है। इस बार आरआरबी का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगी मैं साइंस का तुम लोगों को, ठीक है। बिल्कुल देखिए समझिए। अब देखो एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ से, बहुत एग्जाम्स में आता है, इवन स्टेट पीसीस के एग्जाम में तो हर साल आता है। मैंने टोटल प्रोटीन कितने बताए हैं आपको, 22। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा अमाउंट में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम बताओ, और कहाँ होता है ये भी बताओ, जल्दी बताओ। हमारे बॉडी में टोटल कितने,
22। मैं आपसे क्या क्वेश्चन कर रही हूँ, मैंने आपसे क्वेश्चन किया है कि इन 22 में से सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सा होता है और कहाँ होता है, मुझे जल्दी बताइए, जल्दी आंसर दीजिए मुझे। दीक्षा मैम आंसर दीजिए। दीक्षा मैम कह रही है मैम आपका टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छा है, बिल्कुल अच्छा, थैंक यू सो मच। सत्या जी कह रहे हैं मैडम चैट कैसे करें। सत्या जी चैट किससे करनी है, चैट नहीं करनी बेटा, यहाँ पर पढ़ना है, कोई डाउट हो तो वो यहाँ पर आपका आ रहा है, जल्दी बताओ। सबसे ज्यादा लीवर, लीवर का मतलब क्या होता है, मैं पूछ रही हूँ कौन सा प्रोटीन ज्यादा होता है। इन प्रोटीन्स के नाम होते हैं, जैसे बालों वाला क्या होगा, केराटिन, ऐसे ही आपके नाखूनों वाला भी केराटिन होता है, ऐसे ही अंडे वाला एल्ब्यूमिन होता है। मुझे बताओ सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सा होता है, कहाँ होता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी। नहीं पता, जल्दी बता, नहीं पता तो आप कमेंट कर दो, नहीं पता कोई बात नहीं। मशरूम, मशरूम प्रोटीन, अरे यार तुम यार परवीन जी कैसी बातें कर रहे हो आप। कैरोटीन तो गाजर से खाते हैं हम। अमीनो एसिड नहीं 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 नहीं, अमीनो एसिड तो प्रोटीन की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वैभव जी, आप बिल्कुल मिसगाइड हो गए हैं। एल्ब्यूमिन नहीं। सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक का भी प्रोटीन होता है क्या राहुल जी, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। अमीनो एसिड आरएनए ना 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 ना, सारे के सारे गलत आंसर है। शिव कुमार जी कह रहे हैं मैम यू आर द बेस्ट टीचर नाउ ए डेज, थैंक यू शिव कुमार जी। नहीं पता, चलो मैं दूं आंसर। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ह्यूमन बॉडी में 22 प्रोटीन में सबसे ज्यादा अमाउंट वाला प्रोटीन कौन सा है और कहाँ है। कोई बात नहीं प्रमोद जी, नाम सुनो उसका, कौन सा होता है। हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा अमाउंट में पाए जाने वाला प्रोटीन होता है कोलेजिन प्रोटीन, कोलेजिन प्रोटीन। एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं ह्यूमन बॉडी के लार्जेस्ट ऑर्गन का नाम बताओ, मानव के शरीर के सबसे बड़े अंग का नाम बताओ, तो सबसे बड़ा ऑर्गन क्या होता है हमारा, स्किन। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव के शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है, तो मैम ऑब्वियस सी बात है स्किन जब लार्जेस्ट ऑर्गन है तो स्किन में जो प्रोटीन होगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा अमाउंट में पाए जाने वाला प्रोटीन। तो स्किन में कौन सा होता है, कोलेजिन प्रोटीन। नहीं देखा आपने, कोलेजिन का फेस वॉश आता है, स्किन के लिए अच्छा होता है, ऑयली स्किन वालों को कोलेजिन लेना चाहिए, कभी नहीं सुना, नहीं सुना कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद रखना है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी इज कोलेजिन प्रोटीन दैट इज फाउंड इन ह्यूमन स्किन। मानव के शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन कोलेजिन प्रोटीन है, और जो कहाँ पर होता है, स्किन से होता है। ये कोलेजिन हमारे बॉडी में ऑटोमेटिकली बनता है। हाँ सौरभ जी, ये कोलेजिन जो है वो 12 है ना, ये इनमें से एक है तो ये बन जाता है। याद हो गया। आरएनए का काम पूछे, जहां पर भी मैम साइंस में राइबो, राइबोज, राइबोसोम वर्ड देखें उसका मतलब ही क्या है, प्रोटीन। और प्रोटीन टोटल कितने होते हैं हमारे बॉडी में, 22। 12 कौन बनाता है, बॉडी। बॉडी में कौन बनाता है, आरएनए बनाता है। और बाकी के 10 कहां से खाते हैं, डाइट के थ्रू खाते हैं। हो गया। इनबिल्ट होता है, बिल्कुल इनबिल्ट होता है। कोलेजिन प्रोटीन ये किस में मिलता है, इस कोलेजिन प्रोटीन को बनाती है हमारी स्किन के अंदर कुछ ग्लैंड्स होती हैं, वो बनाती हैं इसको। चलो, मिलेनिन प्रोटीन नहीं होता है, जो मिलेनिन होता है वो स्किन को कलर देता है। मिलेनिन हमारी स्किन को कलर देने का काम करता है, वो प्रोटीन नहीं होता है, वो पिगमेंट होता है। मिलेनिन हमारी स्किन में पाए जाने वाला पिगमेंट है, ठीक है। तो आरएनए का काम पूछे तो मैम आरएनए का काम है प्रोटीन बनाना, और डीएनए का काम क्या है, जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करना। कैसे करता है, तो मैम सेल के अंदर क्या, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या, डीएनए, डीएनए के ऊपर क्या, क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या। मैम सभी प्रोटीन के नाम बता दो सोनू मीना जी, सभी प्रोटीन, सभी कार्बोहाइड्रेट, सब नाम लिखवाऊंगी, चिंता मत कीजिए। एक आपका चैप्टर है न्यूट्रिशन, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और विटामिन सब करवाऊंगी मैं, चिंता मत करो, है ना, ठीक है। अब देखो, अब आपको आरएनए से 2-3 बातें और याद रखनी है। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कितने टाइप का आरएनए होता है, तो 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, ध्यान से सुनो। पहला होता है mRNA। इस M की फुल फॉर्म होती है मैसेंजर आरएनए, mRNA, मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए। और हिंदी में इसको कहा जाता है संदेशवाहक आरएनए, संदेशवाहक आरएनए। नंबर 2 इज rRNA। आर की फुल फॉर्म होती है राइबोज आरएनए, राइबोज आरएनए। और 3 नंबर पे आता है टीआरएनए, टीआरएनए। हिंदी में इसको सेम
सेम नाम से बोलेंगे। ट्रांसफर आरएनए, टी फॉर ट्रांसफर आरएनए। मोहित जी आपका नाम बिल्कुल शो हो रहा है यहाँ पे। अगर आरएनए प्रोटीन, आरएनए का तीसरा टाइप राइबोसोम होता है, राइबोज राइबोसोम। ठीक है, देखो सबसे पहला एमआरएनए, मैसेंजर, मतलब मैसेज लेकर आ रहा है कुछ। एमआरएनए क्या करेगा, सेल के किस कंपोनेंट के पास कितनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है इसका मैसेज लेकर आएगा। प्रोटीन क्या होता है, एनर्जी मॉलिक्यूल होता है। प्रोटीन से क्या मिलती है, एनर्जी। अब सेल में बहुत सारे कंपोनेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, आपका प्लास्टिड्स, आगे सब बहुत सारे पढ़ोगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इतने सारे जो सेल के कंपोनेंट है उनको एनर्जी चाहिए ही चाहिए। एनर्जी के बिना कैसे सेल काम कर सकती है। तो ये एमआरएनए क्या करता है, ये मैसेज लेकर आता है कि सेल के किस कंपोनेंट के पास कितनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसके बाद आरआरएनए क्या करेगा, ये एमआरएनए मैसेज लाकर किसको दे देगा, आरआरएनए को। आर की फुल फॉर्म क्या है, राइबोज आरएनए। और राइबोज का मतलब क्या बनाया था मैंने, प्रोटीन। तो एमआरएनए जितना मैसेज लेकर आएगा उतना प्रोटीन कौन बना देगा, आरआरएनए प्रोटीन। कुछ प्रोसेस होती है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, अभी काम की नहीं है। जब मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी करवाऊंगी वहां पर थोड़ा सा बता दूंगी, डिटेल में नहीं, थोड़ा बहुत आपको आइडिया दूंगी कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, उनके थ्रू क्या बनता है, प्रोटीन। अब आपको यहाँ पर क्या बात याद रखनी है, आपसे कभी भी पूछे कि कौन सा आरएनए मेन आरएनए होता है प्रोटीन बनाने वाला, एक बात बताओ, राइबोज किस में दिख रहा है, आरआरएनए में। तो आरआरएनए क्या होता है, इट इज मेन आरएनए फॉर प्रोटीन मेकिंग। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि प्रोटीन को बनाने वाले मुख्य आरएनए का नाम बताइए, तो कौन सा, आरआरएनए, राइबोज आरएनए। एक बात और याद रखनी है, ये जो राइबोज है एक तो मेन है और ये सबसे छोटा आरएनए है, स्मॉलेस्ट आरएनए भी है, ये सबसे छोटा आरएनए भी है। तो मैम एमआरएनए मैसेज लेकर आया कि कितना प्रोटीन का रिक्वायरमेंट सेल के किस कंपोनेंट को कितनी है, आरआरएनए क्या करेगा, उतना ही प्रोटीन बना देगा। इसीलिए इसको हमने मेन आरएनए या सबसे छोटा आरएनए भी यही होता है। और उतना का उतना प्रोटीन बना है, उतने के प्रोटीन को ट्रांसफर कौन कराएगा, टीआरएनए। बस यही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, यही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है मैम, मुझे कमेंट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। राजगुप्ता जी क्या प्रॉब्लम हो रही है, मुझे बिल्कुल आपका कमेंट यहाँ पर दिख रहा है। और विराट कोहली जी, सुनील जी कह रहे हैं मैम गुड इवनिंग, लेट हो गया मैम, क्लास का टाइम पता नहीं चला, फर्स्ट टाइम है मेरा। तो क्लास का टाइमिंग है सर आपका 5:30 से 7:30, है ना। ठीक है, हाँ 5 स्टडी लिखवाऊंगी माया कुमारी, बिल्कुल लिखवाऊंगी। ठीक है, इतनी बातें याद रखेंगे। तो मैम आरएनए 3 टाइप का होता है, अगर कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए सबसे छोटे आरएनए का नाम बताओ, तो कौन सा, आरआरएनए। और मेन आरएनए, मुख्य आरएनए कौन सा है, आरआरएनए। क्लियर, इतनी बातें आपको डीएनए आरएनए में याद रखनी थी। और डीएनए आरएनए कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर। ये सब कुछ कहाँ पढ़ रहे हैं हम, न्यूक्लियस के अंदर तो पढ़ रहे हैं, केंद्रक के अंदर तो पढ़ रहे हैं। अब देखो, अब आरएनए का कॉलम छोड़ दो, अब वापिस से डीएनए पे आओ। मैंने अभी आपको क्या बताया था, अभी बताया मैंने कि ये आपकी सेल होती है, सेल के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए, और डीएनए के ऊपर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स। तो नेक्स्ट आपका कंपोनेंट क्या है, पहला सेल वॉल, दूसरा सेल मेम्ब्रेन, तीसरा कौन सा, न्यूक्लियस, और चौथा कौन सा पढ़ना है आपको, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स, हिंदी में इसको कहा जाता है गुणसूत्र। गुणसूत्र, यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये भी आपको सारे याद करने हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट है, क्रोमोसोम्स कहाँ होते हैं, अभी बताया मैंने, सेल, सेल के अंदर क्या, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या, डीएनए, और डीएनए के ऊपर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है क्रोमोसोम्स कहाँ अटैच्ड होते हैं, तो ये किसके ऊपर लगे हुए हैं क्रोमोसोम्स, डीएनए के ऊपर। तो पहला पॉइंट मैंने लिख दिया, अटैच्ड ऑन डीएनए, क्रोमोसोम्स आर अटैच्ड ऑन डीएनए। और हिंदी में क्या हो जाएगा, गुणसूत्र कहाँ पर लगे हुए होते हैं, डीएनए पे लगे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, बड़ा ही ध्यान से सुनना, ये तो बता चुकी हूँ, 5 बार बता चुकी हूँ मैं। सेल, डीएनए, डीएनए के ऊपर क्या, क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स किसके ऊपर लगे हुए हैं, तो क्रोमोसोम्स डीएनए के ऊपर लगे हुए होते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट देखो, क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो विजिबल कब होते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्रोमोसोम्स किस स्टेज पर विजिबल होते हैं, मतलब क्रोमोसोम्स कब दिखाई देते हैं? ये विजिबल होते हैं सेल डिवीजन की प्रोसेस के थ्रू। क्रोमोसोम्स बिकम्स विजिबल सेल ड्यूरिंग प्रोसेस। गुणसूत्र केवल कोशिका विभाजन के समय दिखाई देते हैं। कोशिका विभाजन, ये लाइन बहुत अच्छी याद रखनी है आपको। सेल डिवीजन क्या होता है? कोशिका विभाजन मैंने आपको एक क्लास में बताया भी था कि सबसे पहले एक सिंगल सेल बनती है, देन ये सिंगल सेल क्या करती है, अपने आप को डिवाइड करके बहुत सारी नई सेल्स बना लेती है। आगे पढ़ोगे आप सेल डिवीजन कितने टाइप का होता है। तो वो प्रोसेस जिसके थ्रू पुरानी सेल ने अपने आप को डिवाइड करके नई सेल्स बना दी, उसी को क्या बोलते हैं हम? सेल डिवीजन। तो कोशिका विभाजन वह प्रक्रिया है जिसमें एक पुरानी कोशिका अपने आप को डिवाइड करके नई कोशिका बना रही है। तो अब आप एक बात याद रखना, अगर आपको सेल के कंपोनेंट देखने हैं, जितने माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये आपको सब देखना है। आपने एक सेल उठाई, कहीं की भी उठा लो, बाल की, नाखून की, आंख की, नाक की, कोई भी सेल उठा लो, उस सेल को उठाकर इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप पर रख दो। मैंने तो बहुत बार देखी है, तो आप लोगों ने कभी देखी नहीं, फिर भी मैं आपको बता दूं। उसको आपने रख दिया इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप पे। इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप पे जब आप रखोगे तो आपको सेल के सारे कंपोनेंट दिख जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, सब दिख जाएंगे। एक नहीं दिखेगा, कौन सा? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स देखने हैं आपको, तो आपको कौन सी सेल उठानी पड़ेगी? ऐसी सेल जिसके अंदर किसकी प्रोसेस हो रही हो? सेल डिवीजन की प्रोसेस हो रही हो। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि मैम क्रोमोसोम सिर्फ उसी टाइम पर दिखाई देंगे जब सेल के अंदर किसकी प्रोसेस हो रही हो? सेल डिवीजन की प्रोसेस। तो क्रोमोसोम्स बिकम्स विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन प्रोसेस। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अगर आपने सेल को इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप पे रखा तो आपको कौन सा सेल का कंपोनेंट विजिबल नहीं होगा? तो कौन सा नहीं होगा? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम सिर्फ कब दिखेंगे? तो क्रोमोसोम्स मैम एक ही स्टेज में दिखेंगे, कब? सेल डिवीजन की प्रोसेस के, जब सेल के अंदर डिवीजन हो रहा हो तभी दिखेंगे। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट देखो, मैम मल्टी सेलुलर सेल क्या होता है? मल्टी सेलुलर का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें बहुत सारी सेल्स और बहुत सारे टाइप की हो, उनको बोलते हैं। पढ़ाएंगे अभी, रुकिए, सब पढ़ाएंगे। मैम बायो की कितनी क्लास हो चुकी है, उनका रिवीजन होगा क्या? विराट कोहली जी को बायो की एक क्लास हुई है सिर्फ। यहाँ हम ज़्यादा वर्किंग स्टूडेंट हैं, नोट्स नहीं बना पाते हैं, आपकी पीडीएफ में अच्छा डिस्क्राइब होता है, प्लीज़ टाइम पर प्रोवाइड। हाँ बिल्कुल टाइम पर कर देंगे हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड। अभी मैंने सेल चैप्टर की कर दी है, आपने देखा होगा। ठीक है, अभी रुकिए, नेक्स्ट। ये वाला वीडियो इतना रुक क्यों रहा है? इधर वाला। नेक्स्ट देखो, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो ऑलवेज किस में फाउंड होते हैं? क्रोमोसोम्स आर ऑलवेज फाउंड इन पेयर्स। गुणसूत्र हमेशा जोड़ी में पाए जाते हैं। एक बात याद रखना, सिंगल क्रोमोसोम नहीं होता है। क्रोमोसोम्स हमेशा सिर्फ किस में होते हैं? तो क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर्स में होते हैं। आपने सुना होगा ह्यूमन बींग्स में कितने पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं? स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, हमारे बॉडी में कितने पेयर क्रोमोसोम्स? 23 पेयर। सिंगल क्रोमोसोम नहीं होता, हमेशा पेयर में होते हैं। अभी बताऊंगी मैं क्या गड़बड़ हो जाएगी सिंगल होने से। केमिस्ट्री का वीडियो, केमिस्ट्री के नोट्स प्रोवाइड कर दो। हाँ, केमिस्ट्री के नोट्स अपलोड करवा दूंगी मैं, कल संडे ना, कल करवा दूंगी। वैसे इंग्लिश मीडियम में तो करवा दिए मैंने, हिंदी मीडियम में नहीं करवाए, हिंदी मीडियम में करवा देंगे अभी, बिल्कुल। ठीक है, नोट्स की आप चिंता मत कीजिए, अभी करवा देंगे। तो क्रोमोसोम्स किस पे लगे हुए होते हैं? पहला क्वेश्चन डीएनए के ऊपर। क्रोमोसोम्स कब दिखते हैं? सेल डिवीजन। क्रोमोसोम्स हमेशा किस में होते हैं? पेयर्स में होते हैं। अब आती है नेक्स्ट बात कि क्रोमोसोम्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? गुणसूत्र कितने टाइप के होते हैं? क्रोमोसोम्स आर 2 टाइप्स। 2 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। कौन कौन से? ध्यान से सुनना आप यहाँ से। मैम पीडीएफ मिलेगा क्या इसका? इसका पहले ही मिल चुका है विराट कोहली जी, आपका बिल्कुल मिल चुका है, आपको पीडीएफ पहले ही मिल चुका है। 2 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। कौन कौन से? देखो, नंबर 1 इज ऑटोसोम क्रोमोसोम्स। सेम नाम हिंदी में है,
ऑटोसोम गुणसूत्र, ऑटोसोम गुणसूत्र। दूसरा जो टाइप है क्रोमोसोम्स का वो होता है एलोसोम क्रोमोसोम्स, एलोसोम गुणसूत्र। ऑटोसोम, एलोसोम। क्रोमोसोम्स हमेशा मैम पेयर्स में होते हैं, ऑटोसोम, एलोसोम। मैं यहाँ पर किसकी बात कर रही हूँ, तो ह्यूमन बींग्स की बात कर रही हूँ। मानव के शरीर में कितने पेयर्स होते हैं, 23 जोड़ी, 23 पेयर। टोटल कितने हो गए, 46। ठीक है, अब देखो ऑटोसोम्स क्या होते हैं, ध्यान से सुनना। ऑटोसोम्स वो गुणसूत्र हैं जो लड़का लड़की के शरीर में इक्वल होते हैं। क्रोमोसोम्स दैट आर इक्वल इन मेल एंड फीमेल आर नोन एज ऑटोसोम्स। ठीक है, वे गुणसूत्र जो लड़का लड़की के शरीर में समान हो, एक जैसे हो, उसको क्या बोलेंगे, तो ऑटोसोम्स। अब एक बात बताओ, ऑटोसोम्स कितने पेयर क्रोमोसोम्स लड़का और लड़की के शरीर में इक्वल होते हैं, तो याद रखना हमेशा 22 पेयर कॉमन होते हैं। ऐसे क्रोमोसोम जो लड़का लड़की में कॉमन हो, कितने, 22 पेयर। टोटल नंबर पूछे तो कितना हो गया, 44। बट क्रोमोसोम्स हमेशा किस में होते हैं, पेयर्स में। हो गया क्लियर, इनको क्या बोलेंगे, इन 22 जोड़ी को क्या बोलेंगे हम, ऑटोसोम। अब एलोसोम में, एलोसोम, एलोसोम क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं, क्रोमोसोम्स दैट आर डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल। वे गुणसूत्र जो लड़का लड़की के शरीर में अलग अलग हो, उनको क्या बोलते हैं, एलोसोम। अब एक बात बताओ, टोटल पेयर कितने थे, 23। 22 पेयर क्या हो गए, इक्वल। इक्वल वालों को क्या बोल दिया, ऑटोसोम। कितने पेयर अलग बचे, तो एक पेयर, एक पेयर। एक जोड़ी क्रोमोसोम का मतलब हो गया 2 क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो कभी भी एग्जाम में क्या सुना है कि ऑटोसोम्स कितने, तो 22 पेयर, या ऑप्शन में होगा 44। आप पूछे एलोसोम कितने, तो एक पेयर। एक का मतलब कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो 2। अब ध्यान से सुनो, पहले बाद में थोड़ा कमेंट करना, पहले थोड़ा सा आराम से सुनो। ठीक है, अब देखो, जब लड़का या लड़की, जब एग फर्टिलाइज हो चुका है, अब जाइगोट बनना है, युग्मनज बनना है। जाइगोट का मतलब है अभी बच्चे का निर्माण होने वाली स्टेज चल रही है। ठीक है, तो होता क्या है, ये 22 पेयर क्रोमोसोम्स तो जाएंगे ही जाएंगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। ये 22 पेयर तो क्या है मैम, कॉमन है दोनों के, तो ये तो जाएंगे ही जाएंगे। अब इन 22 पेयर में कभी कोई गड़बड़ हो गई, कोई गड़बड़ का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई 18वां पेयर क्रोमोसोम है। 18वें पेयर में कितने होते हैं, 2। मान लो जो लड़का लड़की हुआ है उसमें सिर्फ 18वें पेयर में एक ही क्रोमोसोम गया, एक नहीं गया, मतलब क्या नहीं बन पाया, पेयर। और जब जब क्रोमोसोम्स के पेयर नहीं बनते हैं, तब तब उस इंसान के शरीर में प्रॉब्लम हो जाती है। कैसी प्रॉब्लम, जब इन ऑटोसोम का पेयर नहीं बन पाता है, तो इन ऑटोसोम के यहाँ पर ना एक कम ना एक ज्यादा, ना 43 ना 42 ना 45 ना 46 ना 47, कितना ही नहीं होना चाहिए, यहाँ पर हमेशा पेयर बनना चाहिए। और कितना पेयर, 44। ना डिलीट होना चाहिए क्रोमोसोम, ना ज्यादा होना चाहिए। अगर इन क्रोमोसोम्स में प्रॉब्लम हो जाएगी तो जो बच्चा हुआ है उसके साथ बीमारी जाएगी। कैसी बीमारी, जेनेटिक डिजीज जाएगी। जेनेटिक का मतलब क्या था, मैंने अभी बताया, आनुवांशिक रोग। आनुवांशिक किसको बोलते हैं, ऐसी बीमारी जो आगे से आगे जाती है। और जेनेटिक डिजीज का इलाज नहीं होता है, ना के बराबर होता है। आगे पढ़ाऊंगी मैं आपको बहुत सारे सिंड्रोम, एक टर्म सुना हो तो कभी आपने सिंड्रोम, सारी पढ़ाऊंगी। ठीक है मैम, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या होता है, अभय यादव जी पहले जो हम पढ़ा रहे हैं वो पढ़िए, पूरा पढ़ाएंगे हम आपको। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर सब पढ़ाएंगे, चिंता मत कीजिए। ठीक है, तो मैम ऑटोसोम्स कितने कौन से होते हैं, ऐसे क्रोमोसोम जो लड़का लड़की में इक्वल, उनको क्या बोलेंगे, ऑटोसोम। कितने पेयर इक्वल है, 22 पेयर। जब मैम इनमें गड़बड़ होती है तो क्या हो जाती है, जेनेटिक डिजीज, आनुवंशिक रोग हो जाता है। मतलब उस बच्चे के साथ कोई ऐसी बीमारी आ जाएगी जिसका कोई इलाज ही नहीं है, किसी भी कंट्री के पास कहीं भी कोई इलाज नहीं है। अब आओ इधर, एलोसोम। एलोसोम कितना पेयर है, एक पेयर। एलोसोम क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, वो क्रोमोसोम जो लड़का लड़की में अलग अलग है। ठीक है, तो अलग अलग क्या क्या होते हैं, देखो मेल के कौन कौन से होते हैं, मेल के होते हैं एक्स और वाई, मेल के होते हैं एक्स और वाई। और फीमेल के कौन से होते हैं, तो एक्स और एक्स होते हैं। ये क्रोमोसोम्स हैं, देखो यहाँ पर एक्स एक्स था, यहाँ पर एक्स वाई आ गया। तो वो क्रोमोसोम जो लड़का लड़की में अलग अलग हो, उनको क्या बोलेंगे, एलोसोम। अब देखो, जब बच्चा बन रहा होता है, जब एग फर्टिलाइजेशन हो चुका होता है, उसके बाद जब जाइगोट बन रहा होता है, तो उसमें क्या होता है, जब बच्चा बन रहा है, लड़का बने लड़की बने, ये तो क्या होंगे,
कॉमन होंगे। ये तो आएंगे ही आएंगे 22 पेयर। 22 पेयर का मतलब क्या, उस बच्चे में कितने आ गए, 44, 44 आ गया। उस बच्चे में कितने क्रोमोसोम्स की नीड है, 2। अब एक बात बताओ, मेल के क्रोमोसोम्स कौन कौन से हैं, X, Y। फीमेल के कौन कौन से हैं, दोनों ही सेम है, X, X। अब देखो उस बच्चे में 22 पेयर का मतलब 44 तो चले गए, कितने की कमी है, 2। 2 मम्मी के एलोसोम्स है, 2 पापा के एलोसोम्स है। अब पापा में 2 थे, 1 आएगा यहाँ पर, 1 पापा से आएगा, 1 मम्मी से आएगा। जब पापा का X आया, मम्मी का तो X है दोनों ही, तो X और X किसके क्रोमोसोम्स होते हैं, फीमेल के। इसका मतलब जो होने वाला बच्चा होगा वो क्या होगा, लड़की होगी, गर्ल चाइल्ड होगी। ठीक है, अगर पापा का आया Y और अगर मम्मी का, मम्मी तो X ही है, Y और X किसके क्रोमोसोम्स होते हैं, X और Y, मेल के, तो वो बच्चा क्या बन जाएगा, बॉय बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो मैम उस बच्चे में ऑटोसोम्स तो जाएंगे जाएंगे, अगर ऑटोसोम में कुछ गड़बड़ है तो जेनेटिक डिजीज आएगी साथ में उस बच्चे में। बट मेल के कौन कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं, X और Y, फीमेल के XX। उस बच्चे में 2 की कमी है, तो 1 पापा से 1 मम्मी से। अगर पापा का X आया तो मम्मी का भी X इधर से लड़की बन जाएगी। अगर पापा का Y आया इधर से मम्मी का X है, क्या बन जाएगा, बॉय बन जाएगा। अब आप मुझे बताएंगे किसके क्रोमोसोम्स को हम बोल सकते हैं सेक्स डिटरमाइंड क्रोमोसोम या जेंडर डिटरमाइंड क्रोमोसोम्स। किसके गुणसूत्र, लिंग निर्धारक गुणसूत्र हैं, किसके क्रोमोसोम डिसाइड कर रहे हैं कि होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी। मैम लड़की की तो दोनों ही इक्वल है, लड़के के क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, ये डिसाइड करेंगे कि लड़का होगा या लड़की होगी। लड़का होगा या लड़की होगी, इस पर लड़की के क्रोमोसोम्स बिल्कुल भी इस पर कुछ में लड़की का कुछ योगदान ही नहीं होता है। वो बात अलग है कि हमारा समाज क्या करता है, लड़कियों को, बेचारी लड़कियों को गाली देता है कि तुमने लड़की पैदा कर दी, लड़कियों को मारता है, पीटता है। इसमें लड़की की गलती नहीं है, अगली बार लड़के को पकड़ो, लड़के को उठाकर मारो। क्यों, क्योंकि किसके क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल हैं, लड़के के, X और Y। और यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किसके क्रोमोसोम्स को सेक्स डिटरमाइंड क्रोमोसोम कहा जाता है, लिंग निर्धारक गुणसूत्र किसके हैं, मेल के, कौन से, X और Y, X और Y। क्लियर है, ठीक है, एकदम क्लियर। हाँ, तो पापा के क्रोमोसोम्स हमेशा डिसाइड करेंगे कि लड़का होना है या लड़की होना है। ठीक है, मेल 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 मेल, चलो हो गया, क्लियर है, XY। अब आगे चलूं। अब थोड़े से आपको याद रखना है कि किस में कितने पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं। जैसे मैंने आपको नोट्स दिए तो उसमें आप देखोगे कि जैसे जो गेहूं का पौधा होता है, गेहूं में होते हैं 21 पेयर, बिल्ली में होते हैं 19 पेयर, मच्छर में होते हैं 6 पेयर क्रोमोसोम्स, ऐसे टमाटर में होते हैं 12 पेयर, आलू में, तंबाकू में होते हैं 18 पेयर। तो ये सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ है, आप याद रख लीजिएगा। हाँ, एक क्वेश्चन याद रखना, एक बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जो मटर का पौधा होता है पी, अच्छा आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि मटर के पौधे पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे, किसने किए थे, ग्रिगर मेंडल ने। अगर आपको याद हो तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, ग्रिगर मेंडल। मेंडल ने मटर के पौधे पे एक्सपेरिमेंट किए थे। अब मैं अगर आपसे पूछूं मटर के पौधे पे ही एक्सपेरिमेंट क्यों किए, कॉकरोच में 13 चैम्बर होते हैं, हार्ट में क्रोमोसोम्स नहीं होते। राहुल कुमार आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, नहीं। ट्रांसजेंडर का केस अभी बताती हूँ क्या होता है, ठीक है, अभी बताऊंगी। पहले मुझे बताओ मटर के पौधे पर ही एक्सपेरिमेंट क्यों किए। याद है वो एक टेबल बनाते थे स्कूल में, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, ऐसे करके ऐसे 3 लो दिए थे मेंडल ने, है ना। क्यों, क्योंकि मटर के पौधे में, प्लांट किंगडम में सबसे कम क्रोमोसोम्स होते हैं। मटर के पौधे में सिर्फ 7 पेयर क्रोमोसोम है, 7 जोड़ी, मतलब 14 टोटल। प्लांट किंगडम में सबसे कम क्रोमोसोम्स होते हैं मटर के पौधे में। इसीलिए ग्रिगर मेंडल ने मटर का पौधा ही चूज किया, क्योंकि 7 पेयर क्रोमोसोम्स में स्टडी करना बहुत ईजी हो गया उसके लिए, बहुत जल्दी उसको रिजल्ट दिख गए, है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि मटर के पौधे पर ही जेनेटिक्स क्यों बनी है, अनुवांशिकी के टाइम पर मटर का पौधा ही क्यों यूज किया गया, क्योंकि उसमें कितने पेयर क्रोमोसोम्स थे, 7 पेयर। हम लोगों में कितने, 23 पेयर। अच्छा ध्यान से सुनना, किसी बच्चे ने मुझसे पूछा है कि मैम ट्रांसजेंडर का केस क्या होता है। ठीक है, ध्यान से सुनो, देखो ट्रांसजेंडर का केस क्या होता है। वैसे ट्रांसजेंडर नहीं बोलना चाहिए, इनके लिए एक सिंड्रोम होता है, उसको कहा जाता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। आगे खैर मैं पढ़ाती है आपको, फिर भी किसी ने पूछा है तो मेरा बताना हक है, बिल्कुल बता देती हूँ मैं ट्रांसजेंडर का केस कैसे बनता है। ध्यान से सुनना, देखो
मैंने अभी आपको बताया था ह्यूमन बॉडी में कितने पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं 23। ऑटोसोम्स कितने होते हैं 22 पेयर। एलोसोम कितने होते हैं 1 पेयर। अब मुझे बताओ एलोसोम पापा के कौन कौन से एक्स और वाई, और मम्मी के कौन से फीमेल के कौन कौन से एक्स और एक्स। देखो ट्रांसजेंडर के केस में क्या होता है, ये सिर्फ ये जो सिंड्रोम ट्रांसजेंडर जो होता है वो, हाँ सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट नहीं हुआ राकेश जी, अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी तो पहला चैप्टर है, अरे रुकिए तो सही, ठीक है। देखो मेल के क्रोमोसोम्स क्या डिसाइड करते हैं, जेंडर डिसाइड करते हैं। ये जो ट्रांसजेंडर वाली प्रॉब्लम होती है वो सिर्फ मेल के क्रोमोसोम्स में होती है। कैसे होती है देखो, अगर मेल का एक्स आया इधर से फीमेल का एक्स आया, क्या बन गया, लड़की बन गई। अगर मेल का वाई आया और इधर से एक्स आया, क्या बन गया, बॉय बन गया। ठीक है, देखो वाई और एक्स आ रहे हैं यहां तक तो वो बॉय था, एक्स और एक्स आ रहे हैं क्या बन रहा था, गर्ल बन रहा था। अब क्या होता है ट्रांसजेंडर के केस में, यहां से एक्स आया तो वो क्या हो गया, लड़की हो गया। बट इसके साथ साथ में इस एक्स के साथ में जो यहाँ का वाई है वो भी आकर जुड़ जाता है। अब एक बात बताओ, यहाँ तक एक्स एक्स किसके क्रोमोसोम्स थे, लड़की के, तो ये बच्चा क्या हो रहा था, लड़की हो रही थी। बट साथ में वाई आकर जुड़ गया, वाई आकर जुड़ा तो वाई किसके कैरेक्टर लाएगा, मेल वाले, तो लड़की भी और लड़का भी, तो वो क्या बन जाएगा, ट्रांसजेंडर। तो ट्रांसजेंडर के टाइम पर एक और क्रोमोसोम आकर जुड़ जाता है, कौन सा क्रोमोसोम, वाई। अब एक बात बताओ 22 यहाँ पर थे 44, मैं ये केस ले रही हूँ 44 तो आना ही चाहिए, प्लस एक एक्स था मैम, यहाँ भी एक्स था क्योंकि ये जब तक क्या थी लड़की, एक और आकर जुड़ गया कौन सा, वाई। वाई किसके कैरेक्टर लाएगा, तो फीमेल मेल वाले कैरेक्टर, मेल प्लस फीमेल क्या बन गया, ट्रांसजेंडर। 44 45 46 47 टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो गए, 47। और मैंने बताया था कि 47 मतलब क्या नहीं बना, पेयर नहीं बना। और जब जब क्रोमोसोम में पेयर नहीं बनता है तब तब गड़बड़ होती है। देखो क्या गड़बड़ हुई, इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई कि ट्रांसजेंडर बन गए, दुनिया ही चेंज हो गई है ना। तो कभी भी आपको याद रखना है कि क्रोमोसोम्स हमेशा जोड़ियों में जाएंगे, पेयर्स में जाएंगे, तो इस केस में ट्रांसजेंडर बन जाते हैं। ठीक है, किसी ने मुझसे पूछा है, ऐसे हो जाते हैं। सबसे ज्यादा किस में क्रोमोसोम्स होते हैं, तो एनिमल किंगडम में हाथी में होते हैं, एलिफेंट में 88 पेयर। मैम क्रोमोसोम्स ज्यादा होने पर रिजल्ट आने में टाइम लगता है क्या, हाँ एक्सपेरिमेंट करने में जितने ज्यादा क्रोमोसोम्स होंगे एक एक क्रोमोसोम पे स्टडी करनी पड़ेगी आपको, तो ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए मटर के पौधे में 7 जोड़ी थे तो बहुत जल्दी हो गया। हाँ ये ट्रांसजेंडर का केस हो जाता है। राहुल कुमार जी ने अच्छा बताया, सही आंसर दिया आपने, हो गया, चलो कंप्लीट। तो मैंने मेरे नोट्स में लिखा हुआ होगा किसके बॉडी में कितने पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं, वो वहां से पढ़ सकते हैं आप। तो मैम आपने क्या पढ़ा है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है मैम, डीएनए होता है, डीएनए के ऊपर क्या लगे हुए होते हैं, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स का काम क्या है, लड़का होगा या लड़की होगी इस बात का पता करना। अगर एक्स आ रहा है पापा का, मम्मी का एक्स तो लड़की, अगर पापा का वाई, मम्मी का एक्स तो क्या, लड़का। अब देखो इन क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या लगे होते हैं, जीन। तो नेक्स्ट आपका पॉइंट होना चाहिए जीन। समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को, जल्दी से कमेंट करके बताओ, सब समझ में आ रहा है ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना। हाँ पाइसम स्टाइवम नाम होता है, प्रमोद जी आगे लिखवाएंगे हम साइंटिफिक नेम, बिल्कुल से। मैम आपने बताया नहीं कि 22 पेयर दोनों की तरफ, अरे दोनों की तरफ से नहीं होते हैं, 22 पेयर जो होते हैं वो उनके बच्चे के बॉडी में बनते हैं, सोमेटिक सेल्स में बनते हैं। विश्वजीत जी अभी सब बताएंगे हम, चिंता मत कीजिए, आगे सेल डिवीजन आएगा तो आपको समझ में आएगा। जल्दी बताओ तुम लोगों को समझ में आ रहा ना, क्लियर है ना यहाँ तक, कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना दीक्षा मैम, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मजा आ रहा है एकदम। हाँ अरे अभी तो मजा स्टार्ट हुआ है, अभी तो बहुत ज्यादा आएगा। पेमेंट का लास्ट डेट, राकेश जी आपने पेमेंट कर दिया होगा यार, तभी तो यहाँ देख पा रहे हैं क्लास, आप पेमेंट नहीं किया वो क्लास नहीं देख पाएंगे। मैंने साइंस स्पेशल का कोर्स और फी पे कर दी है, मुझे कोई कंफर्मेशन का मैसेज नहीं आया है, वो ऑटोमेटिक नहीं आया होगा, आप मैनेजमेंट को फोन कर लीजिए, वहां से एक्टिवेट हो जाएगा। अंकित जी चिंता मत कीजिए, बिल्कुल क्लियर है, चलें अब आगे। हाँ 25 को लास्ट डेट है राकेश जी। क्रोमोसोम्स कोड की क्या करें, एकदम मजा आ रहा है, क्लियर, चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इन क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या होते हैं, तो मैम जीन लगे हुए होते हैं। जीन का काम क्या होता है, तो याद करो अभी मैंने आपको बताया था जीन क्या करते हैं, जेनेटिक कैरेक्टर को ट्रांसफर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, जीन की खोज किसने की थी, तो जीन की खोज की थी जॉनसन ने। तो याद रखिए जीन वॉज डिस्कवर्ड बाय
जॉनसन। ठीक है, जीन की खोज सबसे पहले किसने की? तो जॉनसन जी ने सबसे पहले जीन की खोज की। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्टडी ऑफ जीन इज नोन एज, जीन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जेनेटिक्स। स्टडी ऑफ जीन इज नोन एज जेनेटिक्स। और हिंदी में लिखना है जीन के अध्ययन को आनुवांशिकी कहा जाता है, आनुवांशिकी कहा जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछे फादर ऑफ जेनेटिक्स, कौन है फादर ऑफ जेनेटिक्स? लिख दूं मैं यहाँ पर? ग्रीगर मेंडल। सिर्फ मेंडल भी याद रखोगे तो भी कोई बात नहीं है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रीगर मेंडल, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। किस पर किया था? मटर के पौधे पे, पी पर। पी पर क्यों किए थे? तो मैंने अभी बताया आपको, क्योंकि उसमें सबसे कम क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, अब इन जीन का काम क्या होता है? तो जीन ट्रांसफर जेनेटिक करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। जीन का कार्य आनुवांशिक लक्षणों को, आनुवांशिक लक्षण बोले तो हाइट हो गया, बालों का कलर हो गया, स्किन का कलर हो गया, इन सबको एक पीढ़ी से लेकर दूसरी पीढ़ी तक छोड़ते हैं। ठीक है, हो गया। मैम आप पहले पीडीएफ देख रहे हो? मोहित जी पीडीएफ है, प्रोवाइड करवा रखी है हमने, आप जाकर देखो, देखो जाकर डाउनलोड्स के ऑप्शन में पूरे सेल चैप्टर की पीडीएफ दे रखी है मैंने। ठीक है, तो जीन का काम ये हो गया, जीन की स्टडी को जेनेटिक्स बोलेंगे। फादर ऑफ जेनेटिक्स पूछे ग्रीगर मेंडल, और जीन की खोज किसने की? जॉनसन ने। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन बॉडी में टोटल कितने जीन होते हैं? तो ह्यूमन बॉडी में होते हैं 30,000, 30 के। हमारे शरीर में टोटल 30,000 जीन होते हैं। कोई हाइट वाला होगा, कोई आपके बालों का कलर वाला होगा, कोई आपके नाखून की ग्रोथ वाला होगा, ऐसे ही आपके कुछ जो आपकी स्किन के कलर के लिए होंगे। तो अलग अलग जीन का अलग अलग काम होता है। जीन्स किस पर होते हैं? तो क्रोमोसोम्स पे होते हैं। क्रोमोसोम्स किस में होता है? डीएनए पे। और डीएनए किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, 30,000, हाँ 30 के जीन्स होते हैं हमारे बॉडी में। शशि जी आपकी चैट तो आ रही है यहाँ पर, आप क्यों बोल रहे हैं कि चैट का ऑप्शन नहीं है? मुझे आपका कमेंट दिख रहा है। इतनी बातें आपको याद रखनी थी। एक बार रिवाइज करवाऊं कि हमने क्या क्या पढ़ा। देखो कितना पढ़ा हमने। सबसे पहला कौन सा पढ़ा था हमने कंपोनेंट? सेल वॉल। ध्यान से सुनना, कोशिका भित्ति। दूसरा क्या पढ़ा था मैम? सेल मेम्ब्रेन पढ़ा, हो गया। तीसरा क्या पढ़ा था? न्यूक्लियस, केंद्रक। और न्यूक्लियस के अंदर क्या पढ़े हमने? दो चीजें, डीएनए, आरएनए। अब आरएनए कितने टाइप का था? 3 टाइप का, पढ़ा चुकी हूं मैं, क्लियर हो गया होगा ये तो। डीएनए के ऊपर क्या लगे हुए होते हैं? क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र। और क्रोमोसोम्स का काम क्या होता है? लड़का होगा लड़की होगी डिसाइड करना। ठीक है, क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या होते हैं? जीन। तो जीन का काम क्या होता है? उस लड़का लड़की में कैरेक्टर किसके जाने, मम्मी के, पापा के। तो इतना कुछ आपने पढ़ लिया। ये सब कहाँ पढ़ रहे थे अभी तक? न्यूक्लियस के अंदर पढ़ रहे थे। ठीक है, अब नेक्स्ट कंपोनेंट लिखूं मैं सेल का? तो नेक्स्ट लिखना है आपको माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट सेल का कंपोनेंट लिखना है माइटोकॉन्ड्रिया। बुक का नाम बता दूं? बुक आप ले सकते हैं, अगर आप स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप घटना चक्र ले सकते हैं। अगर आप सीजीएल सीपीओ वगैरह दे रहे हैं तो आप बुक्स ले सकते हैं। किरण पब्लिकेशन, किरण की बुक आती है, अच्छी आती है, वो सिर्फ साइंस वाली लेनी है आपको। आरआरबी अगर जेई की कर रहे हैं तो उनको घटना चक्र लेनी चाहिए। ठीक है, देखो नेक्स्ट कंपोनेंट लिखना है आपको माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, बट वैसे इसकी हिंदी होती है सूत्रकणिका। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान से सुनना है सारे के सारे। ठीक है, बुक का नाम मैं बता चुकी हूँ, घटना चक्र आती है, अच्छी है। रेलवे के लिए घटना चक्र अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो माइटोकॉन्ड्रिया वाज डिस्कवर्ड बाय ऑल्टमन। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी ऑल्टमन ने, बट वो नाम नहीं दे पाए थे। और माइटोकॉन्ड्रिया जो टर्म है वो किसने दिया? तो बेंडा ने दिया। तो याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया वाज डिस्कवर्ड बाय ऑल्टमन, बट द वर्ड माइटोकॉन्ड्रिया वाज गिवन बाय बेंडा। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ऑल्टमन ने की, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? बेंडा ने दिया। ठीक है, ऑल्टमन जी ने खोज करके बता दिया कि भाई सेल का एक कंपोनेंट है, उसका काम ये है,
टर्नर सिंड्रोम क्या है मैम ये बताओ। राहुल जी सारे सिंड्रोम बताऊंगी मैं, क्लाइनफेल्टर, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, जैकब सिंड्रोम, चिंता मत कीजिए, कैट सिंड्रोम सब बताऊंगी मैं, चिंता मत करो। जब मैं डिजीज करवाऊंगी ना, जेनेटिक डिजीज, आनुवांशिक रोग, तब सारे के सारे पढ़ाऊंगी आपको, चिंता मत करो, ठीक है। तो ये नाम किसने दिया, तो बेंडा ने, खोज किसने की, तो ऑल्टमन ने। नेक्स्ट पॉइंट देखो, आपको क्या याद रखना है, इट इज सेकंड लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ सेल, इट इज सेकंड लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ सेल, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल, एक ही बात है। यह कोशिका का दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा भाग है। एक बात बताओ, सबसे बड़ा पार्ट क्या बताया था मैंने सेल का, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद सबसे बड़ा पार्ट पूछे तो कभी भी एग्जाम में माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत बार एग्जाम में आता है कि सेल के सबसे बड़े पार्ट का नाम बताओ तो न्यूक्लियस, सेल के दूसरे स्थान पर सबसे बड़े भाग का नाम बताओ तो कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया। अरुण कुमार जी मैंने बिल्कुल आपका नाम ले लिया है। मोहम्मद शाहिद आपका नाम आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। देखो नेक्स्ट देखो, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर दो झिल्लियां होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पर दो आवरण पाए जाते हैं, दो झिल्ली पाई जाती है। देखो सेल की कुछ कंपोनेंट है जिसके ऊपर एक ही मेम्ब्रेन होती है, बस ऐसे, कुछ ऐसे जिनके ऊपर दो होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया किस में आता है, दो झिल्लियों वाले में आता है। तो आपको 3 पॉइंट याद रखने, खोज किसने की, ऑल्टमन ने, नाम किसने दिया, बेंडा ने। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया सेकंड लार्जेस्ट कंपोनेंट है, ये भी आपको याद रखना है। तीसरा, माइटोकॉन्ड्रिया पर दो मेम्ब्रेन होती है, कैसे, तो वो सुनो ध्यान से। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया, इस माइटोकॉन्ड्रिया के एक ये बाहरी मेम्ब्रेन और ये एक अंदर की साइड मेम्ब्रेन होती है, ये एक और अंदर। ये जो आउटर मेम्ब्रेन है इसका नाम होता है क्रिस्टे, इसको बोलते हैं क्रिस्टे। जो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको हिंदी में कहा जाता है वलकुट भाग, क्रिस्टे मेम्ब्रेन। और ये जो इनर वाली होती है इसको कहा जाता है मैट्रिक्स भाग, मैट्रिक्स, और हिंदी में कहा जाता है अंतस्थ भाग। अंतस्थ का मतलब अंदर वाला। तो माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर मैम दो मेम्ब्रेन लगी हुई होती हैं, ठीक है। अब देखो इस अंदर वाली जो मैट्रिक्स वाली मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर ऐसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, ऐसे ऐसे। और इनके अंदर क्या होता है, आपने स्कूल में पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल या एनर्जी हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऊर्जा का उत्पादन होता है, ऊर्जा का उत्पादन या ऊर्जा का संग्रह भी होता है। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, बड़ा ही ध्यान से सुनना है, अभी कोई कमेंट नहीं करेगा, अगले 5 मिनट तक 3-4 क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं आपके, बड़ा ही ध्यान से सुनो। देखो क्या सुनना है आपको, हमारे बॉडी में होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज, ये ग्लूकोज कहाँ से आता है, मैं आपको बेसिकली क्या बता रही हूँ, माइंड में सेट करो, मैं बता रही हूँ कि हमारे बॉडी में एनर्जी कैसे बनती है, हमारे बॉडी में ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है। मोहित जी कह रहे हैं मैम आप अपना इंट्रो दे देते तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता पढ़ने में। तो अभी आपको मोहित जी मज़ा नहीं आ रहा है क्या, इंट्रो में क्या रखा है, नाम तो पता ही है आपको, बस इंट्रो में कुछ नहीं रखा बेटा। मेम्ब्रेन आउटसाइड ऑफ द सेल, क्या बोल रहे हैं, मेम्ब्रेन आउटसाइड ऑफ द सेल, नहीं नहीं नहीं, ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन की बात कर रही हूं मैं यहाँ पर। किस दिन कौन से टीचर की क्लास होगी, हाँ बिल्कुल अभी फिक्स हो जाएगा शेड्यूल, 2 दिन केमिस्ट्री, 2 दिन बायो, 2 दिन फिजिक्स हो जाएगा, ठीक है सचिन जी, हम करवा देंगे, अभी आप पढ़ो। देखिए एनर्जी कैसे बनती है, ध्यान से सुनना। हमारे बॉडी में होता है ग्लूकोज। अब हमें ग्लूकोज कहाँ से आया हमारे बॉडी में, तो खाना खाने से आया। कैसा आया, देखो खाने में आप 3 पार्टिकल्स खाते हो, नंबर 1 इज कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 इज प्रोटीन, नंबर 3 इज लिपिड्स। ये तीनों बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, इनसे हमें एनर्जी नहीं मिलती है। और ये जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने का काम करता है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। आपने खाए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, आपका पाचन तंत्र, खाना पच गया, बोलते हैं ना खाना पच गया, खाने का डाइजेशन हो गया। तो अल्टीमेटली डाइजेस्टिव सिस्टम इनको किस में बदल देता है, तो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। कैसे करते हैं वो आगे हम पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसकी चिंता मत करो। तो ये ग्लूकोज है हमारी सेल्स में, कहाँ से आया, खाना खाने से आया। इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कौन सी गैस करती है, ऑक्सीजन।
बताया था ना पहली क्लास में, याद करो। मैंने कहा था हम कौन सी गैस लेते हैं, तो हम लेते हैं बाहर से एयर। एयर में से ब्लड में कौन सी सॉल्युबल होती है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आकर किसका ब्रेकडाउन करती है, इस ग्लूकोज का। जैसे ही ऑक्सीजन बाहर से आता है, इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करेगा, इस ग्लूकोज को तोड़ेगा, इस ग्लूकोज को जलाएगा। तो इन ग्लूकोज को जब जलेगा, टूटेगा, तो ग्लूकोज के टूटने से बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस एनर्जी। और हमारे बॉडी में एनर्जी किसकी फॉर्म में होती है, इन दी फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी बोले तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये ग्लूकोज कहाँ से, खाना खाने से। खाने में कितने पार्टिकल खाए, 3, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन। अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट होते हैं, ग्लूकोज में। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किसने किया, ऑक्सीजन ने। क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, लिपिड्स और फैट सेम होती हैं, बट फैटी एसिड्स अलग होता है, ठीक है। देखो ये CO2 बना, कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकाल दिया, आपने कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल कर दिया। पानी, तो हमारे बॉडी में कितना % पानी है, 70%। एटीपी क्या है, एनर्जी। और ये एनर्जी कहाँ स्टोर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये जो मैंने आपको रिएक्शन बताया है ना, इसको बोला जाता है रेस्पिरेशन रिएक्शन, सांस लेने की प्रक्रिया। कभी भी आपसे कोई पूछे कि मुझे बताओ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन की प्रक्रिया का मतलब क्या है, मैं आपसे पूछूं सांस लेने का मतलब क्या है, आप सांस ले रहे हैं, आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 छोड़ रहे हैं, यही तो बोलेंगे आप, ठीक है ना। तो अब कभी भी आपको ये नहीं बोलना है कि रेस्पिरेशन का मतलब ऑक्सीजन लेना और CO2 छोड़ना है, नहीं। श्वसन का मतलब क्या होता है, एयर का एंटर करना, उस एयर में से सिर्फ कौन सी गैस का सॉल्युबल होना, ऑक्सीजन का। उस ऑक्सीजन से किसका ब्रेकडाउन होना, ग्लूकोज का। कौन सी गैस बनना, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, आउट। और क्या बनना, एनर्जी। एनर्जी किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। और ये एटीपी कहाँ स्टोर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। जब आप एक बार सांस ले रहे हो, मैं एक बार सांस ले रही हूं, तो ये वाली रिएक्शन हो रही है। अब ये रिएक्शन कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। यही एग्जाम में आता है कि सेल के किस कंपोनेंट में रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, सेल के किस कंपोनेंट में रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, कोशिका के किस भाग में श्वसन की प्रक्रिया होती है। रेस्पिरेशन का मतलब क्या, इस ऑक्सीजन से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी बनना। एनर्जी बनी भी कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में, स्टोर भी कहाँ हुई, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन रिएक्शन, श्वसन की प्रक्रिया। और ये कहाँ हो रही होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वो टाइम गया जब पूछते थे सेल का पावर हाउस किसको बोलते हैं। आप कोई नहीं पूछने वाला, नहीं कोई नहीं पूछता। तो सेल का पावर हाउस, पावर का मतलब क्या है, एनर्जी। एनर्जी किसकी फॉर्म में, एटीपी। तो यहाँ पर एनर्जी बनी भी है, स्टोर भी हुई है, कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोल दिया हमने, एनर्जी हाउस या पावर हाउस। कोशिका का ऊर्जा घर या कोशिका का ऊर्जा पावर हाउस, ठीक है। तो याद रखना है आपको। नहीं, सेल डेथ के लिए माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है प्यास जी, वो लाइसोसोम होता है, आगे पढ़ाएंगे हम, ठीक है। तो याद रखना है ये वाला पॉइंट, मैंने इसको स्टार कर दिया है, रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। श्वसन की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। दूसरा, ऊर्जा भी कहाँ बनती है, एनर्जी भी कहाँ बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। किसकी फॉर्म में बनती है, एटीपी की फॉर्म में बनती है। अच्छा, जिनको एटीपी की फुल फॉर्म नहीं पता है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। एक क्वेश्चन और है, एक एटीपी के मॉलिक्यूल में कितनी एनर्जी होती है। 1 एटीपी मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 7.3 किलो कैलोरी, KCAL। ये सारे के सारे क्वेश्चन से सारे मैंने लिखवा दिए हैं आपको। तो माइटोकॉन्ड्रिया से कितनी बातें याद रखनी है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, तो मैम ऑल्टमन ने। नाम किसने दिया, तो बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया सबसे जो 2 नंबर पे न्यूक्लियस के बाद सबसे बड़ा पार्ट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया पे कितनी मेम्ब्रेन होती है, 2। आउटर को क्या बोलते हैं, क्रिस्टे। इनर को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स वाले पार्ट में किसका प्रोडक्शन होता है, एनर्जी का। एनर्जी कैसे बनती है, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से। कौन करता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ऑक्सीजन। कौन सी गैस बनती है, CO2। CO2 की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आउट कर दिया। और एनर्जी किसकी फॉर्म में,
एटीपी की फॉर्म में। एटीपी कहाँ स्टोर होता है? यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसे एटीपी स्टोर हो रहा है, इसीलिए हमने इसको पावर हाउस या एनर्जी हाउस ऑफ द सेल बोल दिया, कोशिका का ऊर्जा घर बोल दिया हमने। एटीपी की फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। 1 एटीपी इज इक्वल टू 7.3 किलो कैलोरी। अब बताओ कुछ भी आपको याद, कुछ यहाँ तक कुछ भी आपको? इस रिएक्शन में हीट नहीं, इस रिएक्शन में हीट नहीं चाहिए होता है ससीजी, बिल्कुल नहीं चाहिए होता है। ठीक है, आज क्लास सही चल रहा है मैम? बिल्कुल मोहित जी, बिल्कुल क्लास एकदम सही चल रहा है। ठीक है, इतनी बातें आपको कहाँ याद करनी है? माइटोकॉन्ड्रिया में। बताओ कुछ डाउट हो माइटोकॉन्ड्रिया में? जल्दी बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया से कोई डाउट हो तो। सारे पॉइंट आपके नोट्स में लिखे हुए A to Z, जितने भी पढ़ाए हैं सारी बातें आपको नोट जो मैंने PDF दी है आपको, उसमें सारी बातें लिखी हुई है और सारी की सारी बातें याद रखनी है। रेस्पिरेशन वाला पॉइंट आप दिमाग में बैठा लो, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए रेस्पिरेशन सेल के किस पार्ट में होता है, सेल के किस पार्ट में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? ऑक्सीजन से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होकर एनर्जी बनना, और बनकर स्टोर भी कहाँ हो जाती है एनर्जी? तो माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाती है। कोई डाउट नहीं? एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नहीं, वीडियो एकदम क्लियर है, ऑल क्लियर बिल्कुल। 38 एटीपी का मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? विश्वजीत ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है, मैं बता देती हूँ उनका रिप्लाई। वो बोल रहे हैं कि मैम 38 एटीपी मॉलिक्यूल पढ़ा है हमने कभी कहीं पर, तो उसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनना विश्वजीत जी, जब एक बार ग्लूकोज आता है, ये एक बार ग्लूकोज, इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन एक बार किया ऑक्सीजन ने एक सेल के पास, जब एक साइकिल कंप्लीट होता है ऐसे, तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस जो एटीपी बन रही होती है, जब एक सेल के एक बार में एक सेल का रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रहा है, सेल्स बहुत सारी होती हैं, लाखों करोड़ों सेल्स होती हैं, तो जब एक सेल के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है ये वाला, तो यहाँ पर एक बारी में 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी जनरेट होती है। ये आपने बुक्स में पढ़ा है, या आपने पढ़ा होगा एरोबिक रेस्पिरेशन में। एरोबिक का मतलब होता है ऑक्सी श्वसन में, वो श्वसन, वो रेस्पिरेशन जो किसके प्रेजेंस में हो रहा होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जब एरोबिक, ऑक्सीजन का मतलब क्या है? ये ऑक्सीजन आ रहा है, ग्लूकोज को तोड़ा, तो एक बारी में जब यहाँ पर एटीपी मिलती है, एटीपी बनती है, तो कितने मॉलिक्यूल एटीपी के जनरेट होते हैं? 38 मॉलिक्यूल। ठीक है विश्वजीत जी, क्लियर हो गया? मैम ड्रोसोफिला में 4 पेयर। अरे तो ड्रोसोफिला राहुल जी प्लांट किंगडम में आता है क्या? प्लांट किंगडम में आता ड्रोसोफिला। एनर्जी को एटीपी, अरे हमारे बॉडी में जो एनर्जी है उसको मतलब काइंड ऑफ मतलब नाम दे दिया उसको, एनर्जी को एटीपी। ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड कैसे करेंगे? तो डाउनलोड्स के ऑप्शन में जाइए, वहां पर पीडीएफ पे क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिकली आपके उसमें सेव हो जाएंगे, क्या कहते हैं आपके फोन के डाउनलोड्स में। ट्रांसजेंडर में बॉय गर्ल होता है क्या मैम? ट्रांसजेंडर में भी बॉय, हाँ ट्रांसजेंडर में बॉय गर्ल नहीं होता है। नहीं 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 नहीं, अभिमन्यु जी गलत जा रहे हैं आप। मैंने एक सेंटेंस बोला था, इट इज फाउंड इन ओनली मेल क्रोमोसोम्स। मेल क्रोमोसोम्स में जब प्रॉब्लम होती है तब होता है, फीमेल नहीं बोला है मैंने। अगर फीमेल तो दोनों में हो सकता था। ठीक है मैम, मेरा नाम शो नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है, प्रदीप कुमार गुप्ता आपका नाम बिल्कुल आ रहा है यहाँ पे। ठीक है विश्वजीत जी, क्लियर हो गया? 38 मॉलिक्यूल कब बनते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन में बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट लिखूं मैं सेल का माइटोकॉन्ड्रिया के बाद? नेक्स्ट लिखो लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स सेम नाम हिंदी में, लाइसोसोम। देखो लाइसोसोम को क्या कहा जाता है मैम? वेबसाइट पर कहाँ से? सेम वेबसाइट पर डाउनलोड्स के ऑप्शन में जाएंगे तो वहीं से डाउनलोड हो जाएंगे आपके। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो लाइसोसोम की खोज की थी डी डूव ने। बड़ा अजीब सा नाम है बट नाम याद रखना पड़ेगा आपको। लाइसोसोम वॉज डिस्कवर्ड बाय डी डूव। लाइसोसोम की खोज डी डूव ने की। ठीक है नेक्स्ट देखो, लाइसोसोम को क्या बोलते हैं?
सुसाइडल बैग बोलते हैं। सुसाइडल बैग हिंदी में कहा जाता है आत्मघाती थैली। आत्मघाती थैली, बैग का मतलब थैली, और आत्मघाती का मतलब होता है अपने आप को मारना, सुसाइड कर लेना। देखो ध्यान से सुनना। क्यों बोलते सुसाइडल बैग, बात ये आती है ना, सही बोला आपने प्रवीण जी, सुसाइडल बैग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उसका आंसर सुनो। देखो ये क्या होते हैं, हमारी सेल के अंदर ऐसा एक बैग बना हुआ होता है, एक ही मेम्ब्रेन होती है, उसके ऊपर एक बैग है। इस बैग के अंदर क्या होता है, ध्यान से सुनना, इसको सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं। आपने एग्जाम बुक्स में बहुत बार पढ़ा होगा, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उसका आंसर सुनो। ये सीडीएस का क्वेश्चन है जो मैं बताने वाली हूँ। लीवर में सबसे ज्यादा क्या होती है, और जिन बच्चों को अभी तक पता नहीं है कि क्लासेस कैसे देखनी है, तो वीडियो या एप्स, वीडियो आपका जो ऐप और वेबसाइट है, वहां पर आप साइंस स्पेशल के नीचे जब जाएंगे तो वहां आपको लिखा हुआ मिलेगा अटेंड योर क्लास या अटेंड क्लासेस, लाइव क्लास। जब अटेंड लाइव क्लास पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास क्लासेस का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या होता है, ये एक बैग है, इसी बैग को बोलते हैं हम लाइसोसोम। इस बैग के अंदर क्या होते हैं, इस बैग के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, इनको कहा जाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक को हिंदी में कहा जाता है अपघटीय एंजाइम। ध्यान से सुनना है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। मैम एक बैग जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसी बैग को बोलते हैं हम लाइसोसोम्स। इस लाइसोसोम के अंदर एक लिक्विड होता है एंजाइम्स का, उनको बोलते हैं हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। पहले एंजाइम टर्म का मतलब समझो, एंजाइम का काम क्या होता है। एंजाइम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं, एंजाइम्स तोड़ने फोड़ने का काम करते हैं। लाइसोसोम लीवर में सबसे ज्यादा होती है, नहीं राहुल जी नहीं होती है लीवर में सबसे ज्यादा, अभी हमें बोलने दो। जो ब्लड सेल्स होती हैं उनमें ज्यादा होती हैं लाइसोसोम्स, आपने गलत बताया है बिल्कुल। उसके बाद हमारे लार में, सलाइवा में होते हैं। देखो लाइसोसोम एक बैग की स्ट्रक्चर, बैग होता है कि इस बैग के अंदर मैम बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स को बोलते हैं हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। एंजाइम टर्म का मतलब क्या है, एंजाइम्स काम करते हैं तोड़ फोड़ का, एंजाइम का काम होता है ब्रेक डाउन करवाना। अब एक बात बताओ, हमारे शरीर में तोड़ फोड़ किसकी होगी, खाने की होगी। तो बेसिकली जो आपके खाने का, मैंने अभी बताया ना, खाने में 3 पार्टिकल्स खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, वो ग्लूकोज में बदल जाते हैं। तो ग्लूकोज में कौन बदलता है, एंजाइम्स बदलते हैं। एंजाइम्स का काम होता है डाइजेशन करवाना, तोड़ फोड़ करना। तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, वो एंजाइम था। अभी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का काम क्या होता है, इन एंजाइम की पीएच होती है 4 से लेकर 5 के बीच में। और आपको पता है ऐसा सॉल्यूशन जिसकी रेंज आ रही है 4 से 5, वो नेचर में कैसा होगा, एसिडिक। तो मैम इस बैग के अंदर बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। इन एंजाइम्स का काम क्या होता है, सेल के बाहर से कोई भी खराब कंपोनेंट आया, सेल के बाहर से कोई हार्मफुल एलिमेंट आ गया, उस एलिमेंट को डिस्ट्रॉय करना, उस एलिमेंट को डिस्ट्रॉय करना, उसको मार देना। ठीक है, देखो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का काम होता है मैम सेल के बाहर से कोई भी पार्टिकल आए, वो पार्टिकल जो सेल का नहीं है, एज ए फॉरेन पार्टिकल आ रहा है, बाहर से कोई पार्टिकल आए, मान लीजिए कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई हार्मफुल चीज आई आपके बॉडी में, तुरंत ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या करते हैं, उसको मार देते हैं। इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की पीएच होती है 4 से 5, एसिडिक नेचर में होते हैं। तो इतने एसिडिक नेचर में बाहर से जो भी एलिमेंट आता है, चाहे वो बैक्टीरिया, जीवाणु हो, चाहे वो वायरस, विषाणु हो, चाहे कोई प्लाज्मोडियम, कोई भी प्रोटोजोआ, कोई भी बैक्टीरिया हो, वो आकर इस पीएच के अंदर सर्वाइव नहीं करता है, तो ऑटोमेटिकली वो मर जाते हैं। इसीलिए ये लाइसोसोम्स कहाँ पर होते हैं, हमारे लार में भी होते हैं, सलाइवा में भी। लार में क्यों होते हैं, हमारे लार के अंदर, आपने खाना खाया, आपने सड़ा हुआ खाना खा लिया, ऐसा खाना खा लिया जिसमें फंगस लगी हुई थी, फफूंद लगी हुई थी, तो फफूंद क्या हो गया, फंगस क्या हो गया, एक फॉरेन पार्टिकल हो गया, हार्मफुल भी हमारे बॉडी में। तो जैसे ही आपने खाना खाया, सलाइवा में क्या होते हैं, लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। और ये एंजाइम्स क्या करेंगे, उस बाहर के आए हुए पार्टिकल को तुरंत क्या कर देंगे, डेड कर देंगे, मार देंगे। अब होता क्या है, तो इन लाइसोसोम का काम होता है मैम बाहर से कोई भी हार्मफुल चीज आती है उसको खत्म करना। बट कभी कभी क्या होता है, हमारे बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होने से या केमिकल ज्यादा बनने से, बाहर से बहुत ज्यादा हार्मफुल एलिमेंट आने की वजह से ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स एक्सेस अमाउंट में बनने लग जाते हैं।
बहुत ज़्यादा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स बन जाते हैं, और जब ज़्यादा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स बनेंगे तो इस बैग, ये जो मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर फोर्स लगेगा, ये एंजाइम्स ज़्यादा होंगे तो ये बैग फट जाएगा। जब ये बैग फटेगा तो ये सारे के सारे एंजाइम्स कहाँ आएंगे? बाहर आएंगे। किससे बाहर आएंगे? लाइसोसोम से। और जब बाहर आएंगे तो इन एंजाइम्स का काम क्या था? तो बाहर से कोई पार्टिकल आया उसको ख़त्म करना, उसको डेड करना। बट इतने ज़्यादा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स बन गए हैं कि वो अपनी ही सारी सेल्स के जो अच्छे कंपोनेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, डीएनए, आरएनए, इन सब को खा जाते हैं। अब अपनी सेल के कंपोनेंट को मार दिया। जब सेल के कंपोनेंट ही नहीं है तो सेल कहाँ से हो गई? मतलब अपनी सेल्स को मार दिया, अपने आप की सेल को मार दिया, अपनी सेल को मार दिया, अपने आप को खत्म कर लिया, तो उसको क्या बोलते हैं? आत्मघाती थैली, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सुसाइडल बैग। क्लियर है? समझ में आया? आपको क्या याद रखना है कि मैम जो लाइसोसोम्स होते हैं उनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। इन एंजाइम्स का काम होता है कोई भी बाहर से हार्मफुल चीज़ आ रही है जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होती है, उनको ख़त्म करना। बट कभी कभी क्या होते हैं मैम, ये अमाउंट इतने ज़्यादा अमाउंट में बन जाते हैं कि ये बैग फटेगा तो सेल के सारे अच्छी चीज़ों को भी ये खा जाएगा। जब सारी चीज़ों को खा गया, अपनी सेल को मार दिया, तो उसको बोलते हैं अपने आप का सुसाइड कर लिया, तो सुसाइडल बैग ऑफ सेल। क्लियर है? इनकी पीएच याद रखना है 4 से 5 के बीच में होती है। सीडीएस के एग्जाम में, अभी जो सीडीएस का एग्जाम हुआ था 1-1.5 महीने पहले, उसमें क्वेश्चन था कि लाइसोसोम में कौन से एंजाइम होते हैं। तो कौन से एंजाइम है लाइसोसोम में? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। ठीक है। और क्या मैम, जिसको सेल मेम्ब्रेन नहीं रोक पाती है उन एलिमेंट्स को एंजाइम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल दीक्षा मैम सही बोला आपने, एकदम क्लियर बोला। ठीक है, जिनको सेल मेम्ब्रेन नहीं रोक पाती है, तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अगर कोई एंटर कर जाता है तो वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के पास आते हैं, तो वो खत्म हो जाते हैं। तो याद रखना, लाइसोसोम कहाँ होते हैं? तो सलाइवा में होते हैं ज़्यादा, और उससे आपके ब्लड में जो सेल्स होती हैं उसके सेल के अंदर किसके कॉम्पोनेंट होता है? लाइसोसोम। अब देखो एक बड़ा ही अच्छा एक क्वेश्चन है, मैं एक लाइन बोल रही हूँ, लाइसोसोम्स आर मोर एक्टिव इन केस ऑफ ब्लड कैंसर। लाइसोसोम सबसे ज्यादा ब्लड कैंसर के समय सक्रिय हो जाते हैं। क्या मतलब हो गया इस लाइन का? लाइसोसोम ब्लड में जब कैंसर होता है उस टाइम पर बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। देखो इसका मतलब क्या है, मैंने कहा ब्लड कैंसर हो गया, ब्लड में कैंसर हो गया, कैसे हुआ? देखो बहुत सारे लाइसोसोम्स हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो गए। जब बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो गए, बहुत ज़्यादा क्या बनेंगे? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का काम क्या होता है? तो बाहर से आने वाले पार्टिकल को डिस्ट्रॉय करना। बट मैंने कहा इतने ज़्यादा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स बन गए हैं कि इतने ज़्यादा लाइसोसोम एक्टिवेट हो गए हैं कि जब ये फटेगा, बैग फटने के बाद जो अच्छी सेल्स हैं ब्लड के अंदर कौन कौन सी सेल्स होती हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो ये जो अच्छी सेल्स हैं उनको भी खा जाएगा, मतलब उन सेल्स को भी मार देगा। और जब ब्लड में सेल्स मरने लग जाती हैं, डेड सेल्स आपस में आकर ऐसे जुड़ती हैं, जुड़कर क्लस्टर बना लेंगे, एक गांठ सी बन जाएगी उन सेल्स की। मरी हुई सेल्स आकर जुड़ रही हैं, गांठ बनी, उसी गांठ को प्राइमरी स्टेज पर डॉक्टर बोलेगा ब्लड का क्लम्प बन चुका है। सेकेंडरी स्टेज पे बोलेगा डॉक्टर कि आपके ब्लड में ट्यूमर या गांठ बन चुका है। और तीसरी स्टेज पर क्या बोलेगा? आपके ब्लड में कैंसर हो चुका है। तो आपको याद रखना है कि लाइसोसोम्स किस बीमारी में सबसे ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं? ब्लड कैंसर के अंदर। वैसे सारे ही कैंसर में होते हैं, स्किन कैंसर में भी होता है, लीवर कैंसर में भी होता है, बट सबसे ज़्यादा एक्टिवेट कब होते हैं? ब्लड कैंसर में। इसीलिए कहा जाता है ब्लड कैंसर बहुत जल्दी फैल जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइसोसोम्स एक्टिवेट हो जाते हैं उसके अंदर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कैसे सही होगा? तो फिर डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा आपको। हाँ, डब्ल्यूबीसी क्या राहुल कुमार? एक सेल है, जब सेल ज्यादा है, डब्ल्यूबीसी ज्यादा है, तो लाइसोसोम ज्यादा है, तो तभी तो ब्लड कैंसर होता है। यही तो हमने बताया। क्लियर है यहाँ तक? HCl का काम, हाँ HCl का काम होता है, बट HCl कहाँ काम आता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब HCl कहाँ होता है? पेट में। HCl सिर्फ पेट में होता है। मैं यहाँ पर सेल की बात कर रही हूँ। सेल तो मैम सारे ऑर्गन्स के अंदर होती हैं, कंफ्यूज मत हुआ करो। किसने बोला ये? किसने बोला मैं भूल गई, कोई एक पूछ रहा था, उन्हीं ने बोला। कैसे कंट्रोल होता है? फिर तो सर आपको कीमोथेरेपी करवानी पड़ेगी, आपको रेडियोथेरेपी करवानी पड़ेगी, ऐसे कंट्रोल नहीं होते। प्रॉपर सर्जरी करवानी पड़ेगी, लेजर करवाना पड़ेगा, कुछ रेज होती है, उन रेज के थ्रू इन लाइसोसोम पे अटैक करवाया जाता है। जब लाइसोसोम पे अटैक होगा तो वो लाइसोसोम में थोड़े हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कम बनेंगे, तो वो कम सेल्स को मारेंगे।
ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है आपके सेल का कंपोनेंट राइबोसोम। राइबोसोम, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम। लाइसोसोम को क्या बोला है मैंने? सुसाइडल बैग। अब लिखो राइबोसोम। देखो राइबोसोम का सबसे पहला क्वेश्चन आता है, राइबोसोम की खोज किसने की? तो राइबोसोम की खोज की थी पैलेड ने। राइबोसोम्स वाज डिस्कवर्ड बाय पैलेड। राइबोसोम की खोज पैलेड ने की, ठीक है। राइबोसोम की खोज किसने की? तो पैलेड ने की। नेक्स्ट आपको पॉइंट याद रखना है राइबोसोम से, इट इज स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ सेल। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ सेल, यह कोशिका का सबसे छोटा भाग है। अब एक बात बताओ, सेल का लार्जेस्ट पार्ट पूछे, सौरभ जी आपने क्या क्वेश्चन पूछा सर? मैम क्या आप थोड़ा रिपीट करेंगे? मैम कितने लाइसोसोम्स होते हैं बॉडी में? डिपेंड करता है कितनी सेल्स हैं। जितनी सेल्स हैं 10 टू द पावर 14 बिलियन सेल्स होती है ना अपने बॉडी में, तो उतने ही ज्यादा उतने ज्यादा होते हैं आपके लाइसोसोम्स, ठीक है। देखो आपसे पूछे सेल के सबसे बड़े पार्ट का नाम बताओ, न्यूक्लियस। सेकंड लार्जेस्ट माइटोकॉन्ड्रिया। सेल का सबसे छोटा पार्ट कौन सा है? राइबोसोम, ठीक है, याद रखिए। अब देखो मैंने अभी बताया राइबो या राइबोज का मतलब क्या होता है? प्रोटीन बनाना। आरएनए की फुल फॉर्म में क्या बताई थी मैंने? राइबोसोम्स, ठीक है। तो राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन मेकिंग का काम होता है। इट हेल्प्स इन प्रोटीन मेकिंग एंड प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम का कार्य प्रोटीन का निर्माण और उसका संश्लेषण करना है। क्लियर है यहाँ तक? बता देंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, टू टाइप्स ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम दो प्रकार का होता है। देखो जब प्रोटीन बना रहा है तो इसके दो नाम होते हैं, इसको कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। इसको कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। कोशिका का प्रोटीन बनाने वाला फैक्ट्री। तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल किसको बोलते हैं? राइबोसोम, ठीक है। दो टाइप का राइबोसोम होता है, एक होता है 70S राइबोसोम, एक होता है 80S राइबोसोम। 70S 80S। एस यहाँ पर साइंटिस्ट के नाम से रखा गया है इस एस को। इसकी यूनिट होती है राइबोसोम की। ज्यादा आपको नहीं पढ़ना इतना डिटेल में कि क्या होते हैं 70-80S राइबोसोम। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन बॉडी में या प्लांट की सेल में किस टाइप का राइबोसोम होता है। तो 80S राइबोसोम किस किस में होता है? तो प्लांट सेल में, पादप कोशिका में भी 80S होता है, और एनिमल सेल में, जंतु कोशिका में भी कौन सा होता है? 80S। तो ये किस में होता है 70S? ये बैक्टीरियाज में होता है, ये जीवाणुओं में होता है। जीवाणु भी क्या है? जीवाणुओं को भी जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। एनर्जी किससे बनती है? प्रोटीन से। प्रोटीन कौन बनाता है? राइबोसोम। बट बैक्टीरियाज में किस टाइप का राइबोसोम होता है? 70S। और प्लांट और एनिमल, एनिमल हमारा भी लिख सकते हैं, ह्यूमन बींग्स, मैंने एच भी लिखा है। मानव में, प्लांट में, इन सब में कौन सा होता है? 80S बैक्टीरिया। ठीक है, हो गया क्लियर? बता दोगे इतना? बिल्कुल बता देंगे। तो सेल का प्रोटीन फैक्ट्री पूछे, प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री किसको बोलेंगे? राइबोसोम को। सेल का सुसाइडल बैग किसको बोलेंगे? लाइसोसोम को। सुसाइडल बैग क्यों बोला? क्योंकि वहां पर क्या थे? तो वहां पर मैम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स थे। और सेल का पावर हाउस बोले तो माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, सेल का ब्रेन या मैनेजर पूछे तो किसको बोलते हैं? न्यूक्लियस को। इतने कंपोनेंट्स पढ़े आपने। अब नेक्स्ट लिखो, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, ये सब आपको याद रखने हैं, मैं इतने सारे लिखवा रही हूं, सारे के सारे पढ़ने हैं आपको। राहुल कुमार जी, एस की फुल फॉर्म यही होती है, सेडब्री बोलते हैं इसको, सेडब्री। हाँ, आरएनए, अरे विश्वजीत आप कंफ्यूज मत हो, आरएनए की फुल फॉर्म ही हमने क्या बताई थी? राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड, मैंने बताया था। हाँ राहुल जी आप सही बोल रहे हैं, उसको सेडब्री बोलते हैं, सेडब्री। हाँ, गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय, गोल्जी काय। देखो गोल्जी बॉडी, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज की थी कैमेलियो गोल्जी ने। दो भाई थे, एक फैमेलियो, एक कैमेलियो गोल्जी, और अपने नाम से ही रख दिया कैमेलियो गोल्जी। तो याद रखना, इट इज डिस्कवर्ड बाय कैमेलियो गोल्जी। इसकी खोज कैमेलियो गोल्जी ने की, ठीक है।
नेक्स्ट आता है, इस गोल्जी बॉडी को क्या कहा जाता है? इस गोल्जी बॉडी के 3 नाम होते हैं। या तो आप इसको बोलो पैकर्स, पैकर्स का मतलब होता है पैकिंग करने वाला, पैकिंग करने वाला। या इसका नाम होता है बंडल, मतलब बंडल की फॉर्म में ले आता है, बांधने वाला, हिंदी में बोलते हैं बांधने वाला, बांधने वाला। या इसको कहा जाता है ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, सेल का ट्रैफिक पुलिस। देखो क्यों बोलते हैं इसको ट्रैफिक पुलिस? जैसे ट्रैफिक पुलिस आपका रास्ता क्लियर करवाती है ना ट्रैफिक पुलिस, वैसे ही ये आपके सेल में ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है। कैसे? ध्यान से सुनना, मैंने अभी आपको बताया कितने टाइप का आरएनए, 3 टाइप का। पहला कौन सा? mRNA, दूसरा कौन सा? rRNA, तीसरा कौन सा? tRNA। mRNA क्या करता है? मैसेज लेकर आते हैं। क्या मैसेज लाएगा? सेल के किस कंपोनेंट को कितना प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है, उतना ही प्रोटीन कौन बनाएगा? rRNA बनाएगा, ठीक है। और उतने के उतने प्रोटीन को ट्रांसफर कौन करके आता है? tRNA। जितना mRNA मैसेज ला रहा है उतना ही rRNA क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। rRNA जितना प्रोटीन बनाया है वो प्रोटीन अलग अलग बिखरा हुआ होता है, उस प्रोटीन को लाकर एक जगह बांध देता है। बांधता कौन है? गोल्जी बॉडी। उस प्रोटीन की पैकिंग कर देता है, उस प्रोटीन को बंडल की फॉर्म में ला देता है, बांध देता है, एक जगह कलेक्ट कर देता है। इसीलिए इसको प्रोटीन को बांधने वाला या प्रोटीन की पैकिंग करने वाला कहा जाता है। और जब RNA प्रोटीन बनाया वो अलग अलग बिखरा हुआ था, तो एक जगह लाकर छोड़ दिया, किसने? गोल्जी बॉडी ने। तो मतलब किसका रास्ता क्लियर कर दिया? tRNA का। जब रास्ते में प्रोटीन नहीं है, एक जगह लाकर छोड़ दिया, तो tRNA क्या करेगा? उतना का उतना प्रोटीन क्या कराएगा? ट्रांसफर कराएगा। एक बात बताओ, इससे किस RNA की हेल्प हो रही है? स्टोर हाउस नहीं होता है, गलत है, स्टोर हाउस नहीं होता है आंचल मैम, स्टोर हाउस नहीं बोलते हैं इसको। ये क्या करता है? प्रोटीन को बंडल की फॉर्म में या बांध देता है, जो अलग अलग बिखरा हुआ प्रोटीन था उसको एक जगह लाकर छोड़ देता है। जब एक जगह लाकर छोड़ दिया तो रास्ता क्लियर हो गया। किसकी हेल्प हो रही है इसमें? tRNA की। तो tRNA क्या करता है? उतना ही प्रोटीन ट्रांसफर कराता है इजीली। यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गोल्जी बॉडी किस टाइप के RNA की हेल्प कर रहा है? किस RNA की? tRNA की। कैसे हेल्प की? तो मैम रास्ता क्लियर करवा दिया, प्रोटीन को पैक कर दिया, प्रोटीन को बांध दिया। अच्छा, कभी कभी लोकल लैंग्वेज की बुक्स में आप देखोगे तो वहाँ लिखा होता है सेल, मदर ऑफ सेल, सेल की माँ कहा जाता है। जैसे आपकी मम्मी आपकी पैकिंग करती है, आप कहीं जाते हो तब, वैसे ही हमारी सेल में माँ का रोल कौन निभा रहा है? गोल्जी बॉडी। तो कभी भी एग्जाम में आए कि सेल की माँ किसको कहा जाता है? मदर ऑफ सेल, तो गोल्जी बॉडी। मतलब कैसा? मतलब पैकिंग कर दी, मम्मी पैकिंग करती है, वैसे इसने सेल के अंदर पैकिंग करके मम्मी वाला रोल निभा दिया। तो मदर ऑफ सेल पूछे, गोल्जी बॉडी। इतने नाम सारे हो गया, क्लियर है? सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है ट्रैफिक पुलिस किसको कहा जाता है। चैट में नाम नहीं आ रहा है। अजय कुमार जी आपका नाम आ रहा है चैट में? मैंने अजय कुमार जी नाम बोला है आपका, बिल्कुल आ रहा है आपका नाम, ठीक है। तो ये आपका गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट लिखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा बस अब 8 मिनट रही हैं। ER ये मैं अगली क्लास में करवाऊंगी। 3-4 बचे हैं आपके सेल के कंपोनेंट, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बचा है, उसके बाद मैं अगली क्लास में कराऊंगी प्लास्टिड, लवक, और एक और बचा है वैक्यूल्स, वो सब बताऊंगी, ठीक है। अभी मुझे थोड़ी सी देर, क्या शायद 7 मिनट बची हैं 7:30 होने में, तो 7 मिनट में आप अपने डाउट पूछिए। किसी बच्चे को कोई डाउट है, ये अगली क्लास में करेंगे, अगली क्लास में ER वगैरह। हाँ, गोल्जी बॉडी प्लांट सेल में भी होता है, बिल्कुल होता है परवीन जी, अभी बताएंगे ना, प्लांट एनिमल में हम बिल्कुल करवाएंगे, डिफरेंस करवाएंगे तो सब सारा बताएंगे। अभी आप 5 से 7 मिनट में मैं पढ़ाऊंगी नहीं, या कल कराऊंगी ये प्लास्टिड वगैरह, ER वगैरह, कल क्लास होगी, इसी टाइम क्लास होगी आपकी कल। अभी मुझे बताइए कोई डाउट हो आपको, इतना पढ़ाए हुए से कोई डाउट आ रहा है तो वो पूछिए मुझसे। हर क्लास के लास्ट के 10 मिनट में मैं हमेशा आपके डाउट रखा करूंगी, क्लास के लास्ट के 10 मिनट में हमेशा डाउट। अच्छा चलो पहले ना क्या करते हैं, वो स्टडी लिखवाऊं मैं, किसकी स्टडी हो गई थी। सिक्रेशन क्या होता है? सिक्रीट होना, किसी भी चीज का बनना, आंचल मैम उसको बोलते हैं सिक्रेशन, किसी भी चीज का बनना। जैसे आपने सुना होगा कि
हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, सिक्रीट हार्मोन बन रहे हैं। हाँ, मोस्टली यूकैरियोटिक सेल्स में होता है, बिल्कुल बिल्कुल। स्टडी लिखवा दूं? पहले मुझे ये बताओ कि किस किस की स्टडी हो चुकी थी, मुझे याद नहीं आ रहा किस किस की स्टडी हो चुकी थी। कौन कौन सी स्टडी लिखवा दी थी मैंने, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो जल्दी, कौन कौन सी स्टडी लिखवा दी थी? लीवर की स्टडी लिखवा दी थी, लीवर। कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, जितना मैं पढ़ा रही हूं उतना पढ़ो, कोई जरूरत नहीं है बुक्स लेने की। कौन कौन सी लिखवा दी थी? हेयर, लंग्स, हाँ और बोलिए, सेल की, और अरे जल्दी बताओ कौन कौन सी स्टडी लिखवा दी थी मैंने। देखो, लीवर की स्टडी को बोला जाता है हिपाटोलॉजी। साइंस में जब भी हिपाटो वर्ड देखें उसका मतलब ही होता है लीवर। लंग्स की हो गई थी मैम, टिश्यू की हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, फ्रूट, फ्रूट की स्टडी हो गई थी, फलों के अध्ययन को, फ्रूट को बोला जाता है पोमोलॉजी। फ्रूट की स्टडी होती है पोमोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट लिखो आप, आई, आंख की स्टडी, ओपेंथोलॉजी, ओपेंथोलॉजी, ठीक है ठीक है ठीक है, इतने लिखा, हाँ कोई बात नहीं, इतना लिखा। नेक्स्ट लिखो आप, लीवर हो गया, फ्रूट हो गया, आई हो गया। नेक्स्ट लिखो मसल्स, मसल्स समझते हैं, मांसपेशियां, मांसपेशियां, मायोलॉजी। अभी सीपीओ का एग्जाम में पूछा था ये मायोलॉजी, मैंने कहा था सबसे ज्यादा यही पूछी जाती है, मायोलॉजी। नेक्स्ट लिखना फंगस, फंजाई, कवक, कवक की होती है माइकोलॉजी। देखो सबसे ज्यादा एग्जाम में क्यों पूछी जाती है, क्योंकि यहाँ पर सी लग जाएगा तो किसकी, फंगस की, सी नहीं लगेगी तो वो किसकी बन जाएगी, मसल्स की। इसीलिए अभी सीपीओ का एग्जाम किसी ने दिया हो तो उसकी किसी एक शिफ्ट में पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है मैम, गोल्जी बॉडी सेक्रेशन क्या है, क्या आस्क्ड इन एसएससी, मतलब गोल्जी बॉडी सेक्रेशन, सेक्रेशन ही सिक्रेशन होगा मैम, सिक्रेशन। नेक्स्ट लिखो एक और, एल्गी, एल्गी को बोलते हैं हम सेवाल, सेवाल की स्टडी होती है फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। एक और लिख लो बस आज के लिए, बर्ड्स, बर्ड्स बोले तो पक्षी, पक्षी की स्टडी को बोलते हैं ऑरिंथोलॉजी, ऑरिंथोलॉजी। कितनी हो गई, 4 3 7, 7 हो गई। 7 आज याद रखो, हर क्लास में हम आपको लिखवाएंगे तो याद होंगे सारा, ठीक है। सेल, हार्ट, हाँ इतनी हो गई। मसल्स, फंगस, सेम, सेम नहीं है मोहित जी, देखो यहाँ पर सी माइक, ओहो मसल्स, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये होगा मायोलॉजी, मायोलॉजी, सी नहीं लगेगा, ये कंफ्यूजन मत होना, मायोलॉजी। सी नहीं लग रहा है तो वो मसल्स की, और सी लग गया तो वो किसकी, फंगस की, कवक की, ठीक है। मसल्स एंड फंगस। मैम पी में भी जेंडर होता है क्या? नहीं नहीं, पी में जेंडर नहीं होता, पी में सिर्फ ऑटोसोम क्रोमोसोम्स होते हैं, एलोसोम नहीं होते हैं विश्वजीत जी, ठीक है। आरआरबी जेई कंप्लीट सिलेबस होगा, बिल्कुल होगा राकेश जी, डोंट वरी, सारा होगा। एटीपी किस फॉर्म में होती है? एटीपी की कोई फॉर्म नहीं होती, एटीपी एनर्जी एटीपी की फॉर्म में होती है। विवेक जी आपने क्या पूछा है, प्लीज रिपीट करेंगे। मैम माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज हमेशा बराबर होता है क्या? एक्स नहीं, रनिंग के टाइम पर अलग होता है, वहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लग जाता है। शशि जी आगे बताएंगे हम सब, रेस्पिरेशन में, एनारोबिक रेस्पिरेशन में नहीं होता है ये वाला, वहां पर लैक्टिक एसिड बनने लग जाता है, ठीक ठीक है। क्लोन क्या है? अरे क्लोन बताएंगे उपेंद्र जी, रुको रुको। ट्रीज में जेंडर नहीं होता है, हमने कब बोला? ट्रीज में जेंडर नहीं होता है, बट ट्रीज का जो फ्लावर वाला पार्ट होता है उसमें मेल फ्लावर भी होता है, उसमें फीमेल फ्लावर भी होता है, जो रिप्रोडक्शन का काम करता है, जो प्रजनन का काम करता है। ट्री में कोई जेंडर नहीं होता है, मेल फीमेल, ऐसा तो ना लगे नर नर पौधा मादा पौधा, नहीं, लड़का पौधा लड़के पौधे, ये थोड़ा ना होता है। होता क्या बेसिकली, उसके फ्लावर वाले पार्ट में होते हैं, एक मेल वाला पार्ट एक फीमेल वाला पार्ट, सब पढ़ाएंगे आगे, ठीक है।
मैम मेरा नाम शो नहीं हो रहा है क्या? हाँ, हरिहार नाथ सिंह जी, बिल्कुल हो रहा है आपका नाम शो। और मैम आपने नोट्स कैसे प्रिपेयर करूं मैं? प्लीज़ नोट्स प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करें, हमने जो नोट्स दिए हैं आपको उसको साथ में लेकर बैठो, और मैं जब पढ़ा रही हूँ वैसे अंडरलाइन करके आप पढ़ते जाइए। पीडीएफ हिंदी में मिल चुका है। किसने पूछा? हुसैन जी, आपको पीडीएफ हिंदी में मिल चुका है। नोट्स कैसे बनाएं? तो आप क्लास कंप्लीट होगी, इस क्लास के बाद वापस रिवाइज करो, नोट्स बनाओ, क्या दिक्कत है, नोट्स बनाओ। हो गया, अलग कर दी मैंने, मायोलॉजी माइकोलॉजी हो गया। पीएच का फॉर्मूला उपेंद्र जी बता देंगे, पीएच का फॉर्मूला भी क्या होता है, ठीक है, केमिस्ट्री क्लास में बता देंगे। दीपक तोमर जी, आपका कमेंट बिल्कुल विजिबल है, ठीक है। आपको पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है? तो डाउनलोड्स के ऑप्शन में जाओगे तो वहां पर पीडीएफ का ऑप्शन होगा, तो वहां से आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है। और जिनकी अगर पीडीएफ नहीं डाउनलोड हो रही है तो वो एक बार ऐप को अनइंस्टॉल करके वापस इंस्टॉल कर लेंगे, पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने हिंदी में भी दे रखा है पीडीएफ और इंग्लिश में भी दे रखा है, सेल का, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मैम एक बार मेरा नाम ले लो। दीपक तोमर जी, मैंने आपका नाम ले लिया है, ठीक है। मैम डाउनलोड वीडियो ऐप में शो नहीं होते हैं। चैट बॉक्स में मेरा नाम शो, अरे होता रहा है, प्रदीप कुमार गुप्ता आपका नाम आ रहा है मुझे, बिल्कुल आपका नाम दिख रहा है। मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अजय जी थैंक यू सो मच, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा है, अच्छा लगा तो। और फिजिक्स के नोट्स भी दे दो मैम। हाँ मैं सर को बोल दूंगी, फिजिक्स के नोट्स मिल जाएंगे आप। मैम आप बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं, इस बार पक्का एग्जाम पास होगा, धन्यवाद। विवेक जी मैं एग्जाम आपका पास करवा के ही मानूंगी, साइंस के एटलीस्ट 30 नंबर आपके लाकर ही मानूंगी मैं। बस जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा करते जाओ आप। जैसे मेरा सेल वाला चैप्टर खत्म होगा मैं आपके लिए एमसीक्यूज लाऊंगी 30 से 40 लगा हुआ एमसीक्यूज, सारे एग्जाम्स के कॉमन। चलो मिलते हैं हम अगली क्लास में। कल मेरी क्लास होगी 5:30 से 7:30, कोई संडे की कोई छुट्टी नहीं है, ऑलरेडी होली की 4 छुट्टी हो चुकी है। और एक बात बता दूं, मैं बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि यूट्यूब पे, कोई यूट्यूब पे क्लास नहीं होगी अब सिर्फ आपके चैनल पे क्लास होंगी, यहाँ पर वेबसाइट पर और ऐप पर ही होंगी। जिन लोगों ने परचेज किया है बैच सिर्फ वही देख पाएंगे अब ये क्लास, कोई यूट्यूब पे नहीं होने वाली, ठीक है ना, कोई क्लास नहीं होने वाली। चलो जरूर मैम वैसा ही करेंगे, हाँ बिल्कुल, तो आपका अपना रिजल्ट भी अच्छा आएगा। मैम आप, मेरे में कॉन्फिडेंस आ रहा है आपसे पढ़कर। मोहित जी अभी तो कॉन्फिडेंस आप में बिल्ट होना स्टार्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लाएंगे हम, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। थैंक्स मैम, सुपर्ब क्लास। तो ठीक है, अब आगे मज़ा आ रहा है बिल्कुल मोहित जी, अरे बहुत मज़ा आएगा, अभी तो स्टार्ट किया है ना। अब सारे अगले जितना मैंने पढ़ाया है इतना अब आज आप याद कर लीजिएगा पूरा का पूरा, फिर मैं आपसे एमसीक्यूज लेकर आऊंगी तो उस दिन आप एमसीक्यूज लगाएंगे, सारे के सारे ऐसे टिक कर देंगे आप। कोई सेल वाले चैप्टर से कोई क्वेश्चन छूटना ही नहीं है। अच्छा कुछ क्वेश्चन है जो मैं यहाँ नहीं करवा रही हूँ, जब एमसीक्यूज डिस्कस करूंगी आपसे तो वहाँ करवा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थैंक यू, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। अब कोई यूट्यूब पे नहीं चलेंगी कभी भी क्लास, बस सिर्फ यहीं पे चलेंगे। अब ये पेड कोर्स हो चुका है आपका, यहाँ पर यूट्यूब पर कोई फ्री क्लास नहीं चलेंगी, यूट्यूब पर सिर्फ जो जितना डलना था वो डल गया, अब नहीं होंगी, ठीक है। उमेश जी बोल रहे हैं वेरी फंटास्टिक क्लास, तो याद रखिएगा इनको, सारे फंटास्टिक वे में आप याद करो तभी याद होंगे, ठीक है। चलो डाउनलोड ऑप्शन नहीं आता है, डाउनलोड ऑप्शन आ रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जाकी जी मैंने आपका नाम ले लिया है, बिल्कुल। मैम आज तक आप कहाँ थी? मैं कहाँ थी आज तक? विश्वजीत जी अभी मिल गए, अभी पढ़ लो, कोई चिंता की बात नहीं है, आज तक कहाँ थे, अब तो पढ़ लें। क्या बोल रहे हैं, सिस्टमेटिक ढंग से पीडीएफ दीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से ही है। चलो मिलते हैं हम कल क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। चलो बाय।